सोचो आपके पास एक पीस ऑफ चॉक है, आप उसे तोड़ते हैं, वो 2 टुकड़ों में बट जाती है। फिर उस छोटे टुकड़े को और तोड़ते हैं, वो और भी छोटा हो जाता है। तो सवाल ये उठता है, क्या हम मैटर को हमेशा फॉरएवर डिवाइड करते रह सकते हैं, या फिर आखिर में एक ऐसी स्टेज आएगी जब हमें एक ऐसा छोटा पार्टिकल मिलेगा जिसे और आगे डिवाइड करना तोड़ना पॉसिबल ही ना हो। यही वो सेंट्रल पजल था जिसे एंशिएंट थिंकर्स सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। ओके, सो लेट्स ट्रैवल बैक इन टाइम। हमारी ये स्टोरी शुरू होती है आज से लगभग 2500 साल पहले, अराउंड 500 BC, एंशिएंट इंडिया में। ये वो समय था जब फिलोसोफर्स और थिंकर्स नेचर के सबसे गहरे रहस्यों को सिर्फ और सिर्फ अपनी सोच और लॉजिक से सुलझाने में लगे हुए थे। उसी दौर में एक महान इंडियन सेज महर्षि कनाद ने एक आइडिया सामने रखा। उन्होंने ये प्रपोज किया कि अगर हम मैटर, जिसे उन्होंने पदार्थ कहा, को डिवाइड करते जाएंगे तो इवेंचुअली आखिर में हम एक सबसे छोटे पार्टिकल तक पहुंचेंगे, और ये पार्टिकल ही सेड होगा इनडिविजिबल, यानी उसे और आगे नहीं तोड़ा जा सकता। उन्होंने इस सबसे छोटे इनडिविजिबल पार्टिकल को एक नाम दिया, परमाणु। नाउ दिस इज इम्पोर्टेंट। ये डेफिनेशन ऑफ परमाणु एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत क्रूशियल है। सो व्हाट इज अ परमाणु? It is the ultimate indivisible particle of matter, जिसे और डिवाइड नहीं किया जा सकता। महर्षि कनाद के अकॉर्डिंग दुनिया की हर चीज, हर फॉर्म ऑफ मैटर इन्हीं परमाणु से मिलकर बनी है। इस डेफिनेशन को आपको बिल्कुल ऐसे ही याद करना है। अब महर्षि कनाद का आइडिया तो आ गया था, पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। एक और इंडियन फिलोसोफर पकूधा कात्यामा ने इस थ्योरी को और आगे बढ़ाया। उन्होंने इस आइडिया को और इलैबोरेट किया, यानी और विस्तार से समझाया कि ये परमाणु आखिर नेचर में एग्जिस्ट कैसे करते हैं। पकूधा कात्यामा ने एक कमाल की बात बताई। उन्होंने कहा कि ये परमाणु आमतौर पर अकेले यानी आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं करते, वो हमेशा कंबाइंड फॉर्म्स में पाए जाते हैं, और पार्टिकल्स के अलग अलग कॉम्बिनेशंस ही हमें वेरियस फॉर्म्स ऑफ मैटर देते हैं। सोचो, पानी अलग है, हवा अलग है, पत्थर अलग है। क्यों? क्योंकि उनके परमाणु का कॉम्बिनेशन अलग अलग है। ये उस जमाने के हिसाब से एक बहुत ही एडवांस्ड सोच थी, राइट? ये कॉन्सेप्ट आज के मॉलिक्यूल्स के कॉन्सेप्ट से काफी मिलता जुलता है। नाउ लेट्स स्विच गियर्स एंड मूव टू अनदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि लगभग उसी समय यानी अराउंड 500 BC बिल्कुल ऐसे ही आइडियाज एंशिएंट ग्रीस में भी डेवलप हो रहे थे। इज़न्ट दैट अमेजिंग? इससे पता चलता है कि इंसानी दिमाग चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, नेचर के बारे में एक जैसे ही फंडामेंटल क्वेश्चंस पूछ रहा था। तो ग्रीस में 2 फिलोसोफर्स, डेमोक्रिटस और उनके टीचर ल्यूसिपिस, ने बिल्कुल वैसा ही आइडिया सजेस्ट किया। उन्होंने भी कहा कि अगर हम मैटर को डिवाइड करते चले जाएं, तो एक ऐसी स्टेज आएगी जिसके बाद पार्टिकल्स को और आगे डिवाइड नहीं किया जा सकेगा। डेमोक्रिटस ने इन इनडिविजिबल पार्टिकल्स को एक नया नाम दिया, एटम्स। सो द क्रूशियल पॉइंट हियर इज द वर्ड एटम इटसेल्फ। ये ग्रीक वर्ड एटमोस से आया है, जिसका मतलब ही होता है इनडिविजिबल या अनकटेबल। ये एक और इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है जो आपको आनी चाहिए। डेमोक्रिटस के मुताबिक एटम्स ही सारे मैटर के फंडामेंटल इनडिविजिबल पार्टिकल्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि परमाणु और एटम का जो कोर कंसेप्ट था वो बिल्कुल सेम था। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा बट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इन एंशिएंट आइडियाज को मॉडर्न साइंस से अलग करता है। ये जितने भी आइडियाज थे, चाहे इंडिया के हों या ग्रीस के, ये सब फिलोसॉफिकल कंसिडरेशंस पर बेस्ड थे। इनके पीछे कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट नहीं था। सो द क्रूशियल टेकअवे इज दिस, ये थियोरीज प्योर थॉट और लॉजिक का नतीजा थी। उन्होंने सोचा, पर उन्होंने चीजों को वे करके या मेजर करके प्रूव करने की कोशिश नहीं की। ये रियलिटी के बारे में फिलोसॉफिकल स्पेक्यूलेशंस थे, यानी दार्शनिक विचार। एटम्स के एग्जिस्टेंस का जो एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन है, जो साइंटिफिक प्रूफ है, उसकी शुरुआत बहुत बाद में 18th सेंचुरी में हुई। सो इन एंशिएंट थिंकर्स ने नींव जरूर रखी, लेकिन इस पर साइंस की इमारत बनना भी बाकी था। तो चलिए आज बात करते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये लॉज ना केमिस्ट्री का रूल बुक है। बिल्कुल सोचो, जैसे क्रिकेट में अगर रूल्स ना हो तो हर कोई अपने हिसाब से खेलेगा और गेम में बस केओस मच जाएगा, राइट? बस वैसे ही इन लॉज के बिना एलिमेंट्स भी जैसे मर्जी जुड़ जाते। यही नियम तो हैं जो डिसाइड करते हैं कि पानी या वाटर हमेशा H2O ही क्यों बनता है, H3O क्यों नहीं। और हाँ, ये हमें ये भी बताते हैं कि एक रिएक्शन में कितना माल डाला है तो आखिर में निकलेगा कितना। तो सवाल ये है कि आखिर ये फंडामेंटल लॉज हैं कौन से, वो कौन से नियम हैं जिन्होंने केमिस्ट्री को एक गेसवर्क वाली साइंस से एक
एकदम प्रिसाइज साइंस बना दिया। चलिए इस एक्सप्लेनर में हम 3 सबसे इंपॉर्टेंट लॉज को देखेंगे। रेडी? लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट वन। ओके, तो सबसे पहला नियम ये है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है क्या चीज? सुनने में थोड़ा हैवी लगता है ना? पर टेंशन मत लो, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल सा है। ये लॉ बस इतना कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास को ना तो आप बना सकते हो ना ही मिटा सकते हो। मतलब रिएक्शन शुरू होने से पहले आपके पास जितना भी मटेरियल था, जितना स्टफ था, रिएक्शन खत्म होने के बाद भी उतना ही रहेगा। हाँ, बस उसकी शक्ल, उसका फॉर्म बदल जाएगा। और इसी आइडिया को इसके पीछे के इंसान ने, एंटोन लेवोइजियर ने, क्या कमाल के शब्दों में समझाया है। उन्होंने कहा, नथिंग इज लॉस्ट, नथिंग इज क्रिएटेड, एवरीथिंग इज ट्रांसफॉर्म्ड। सिंपल राइट? मतलब कुछ भी गायब नहीं होता, कुछ नया पैदा नहीं होता, बस हर चीज ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक रूप से दूसरे रूप में। तो इसका असली मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो टोटल मास रिएक्टेंट्स का होता है, यानी जो चीजें हम शुरू में लेते हैं, वो हमेशा प्रोडक्ट्स के टोटल मास के बराबर होता है। यानी जो चीजें रिएक्शन के बाद बनती हैं, ना तो कोई नया मैटर क्रिएट होता है और ना ही डिस्ट्रॉय। सोचो, आपके पास कुछ लेगो ब्लॉक्स हैं, उनसे आपने घर बनाया और फिर उसी घर को तोड़कर एक कार बना दी। फॉर्म तो चेंज हो गया, लेकिन ब्लॉक्स का टोटल वेट तो उतना ही रहेगा ना। बस यही कॉन्सेप्ट है। अब सवाल ये है कि ये ब्रिलियंट आइडिया आखिर आया कहां से? इसके पीछे थे अजीम साइंटिस्ट एंटोन लेवोइजियर। ये एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे और उनका काम इतना रेवोल्यूशनरी था, इतना गेम चेंजिंग था कि आज हम उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। सोचो जरा। तो आपके मन में आ रहा होगा कि लेवोइजियर ने ऐसा क्या अलग कर दिया जो उनसे पहले कोई नहीं कर पाया। वेल, उनका सीक्रेट वेपन था उनका मेथड। उन्होंने 2 चीजों को पकड़ लिया। एक, हर चीज का बिल्कुल एक्यूरेट वजन लेना, और दूसरा, अपने सारे एक्सपेरिमेंट्स एक बंद डब्बे में, यानी एक सील्ड वेसल में करना। ऐसा क्यों? ताकि ये श्योर हो सके कि रिएक्शन के टाइम कोई भी चीज, इवन हवा, ना तो बाहर जा पाए और ना ही अंदर आ। तो सवाल ये है कि इस लॉ को प्रूव कैसे किया गया? लेवोइजियर ने इसको प्रूव करने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया। चलिए देखते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में हम एक सील्ड कोनिकल फ्लास्क के अंदर 2 सॉल्यूशंस के बीच रिएक्शन करवाते हैं। मान लीजिए एक है सॉल्यूशन X और दूसरा है सॉल्यूशन Y। अब देखिए ये एक्सपेरिमेंट होता कैसे है। स्टेप 1 में हम कोनिकल फ्लास्क में सॉल्यूशन Y ले लेते हैं। उसी के अंदर एक छोटी सी इग्निशन ट्यूब में सॉल्यूशन X डालकर लटका देते हैं। स्टेप 2, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, हम फ्लास्क को एक कॉर्क से अच्छे से सील कर देते हैं ताकि एक क्लोज सिस्टम बन जाए, कुछ भी अंदर बाहर ना जा सके। फिर इस पूरे सेटअप का वेट मेजर करते हैं। स्टेप 3 में फ्लास्क को थोड़ा टेढ़ा करके घुमाते हैं ताकि दोनों सॉल्यूशंस मिक्स हो जाए और रिएक्शन शुरू हो। और फाइनल स्टेप, जब रिएक्शन पूरा हो जाता है, हम फ्लास्क को दोबारा वे करते हैं। और ऑब्जर्वेशन क्या मिलती है? रिजल्ट ये होता है कि रिएक्शन से पहले का वेट और रिएक्शन के बाद का वेट बिल्कुल एग्जैक्टली सेम रहता है। 1 ग्राम का भी फर्क नहीं आता। इससे ये साफ साफ प्रूव हो जाता है कि मास हमेशा कंजर्व्ड रहता है। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप है, इसे नोट कर लीजिए। जब भी आप इस लॉ को एक्सप्लेन करते हैं तो क्लोज्ड सिस्टम वर्ड मेंशन करना एब्सोल्युटली जरूरी है। मतलब आपको ये लिखना ही पड़ेगा कि रिएक्शन एक सील्ड कंटेनर में हुआ था। अगर आप ये पॉइंट मिस कर देते हैं तो अक्सर मार्क्स कट जाते हैं, क्योंकि इसके बिना एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट वैलिड ही नहीं माना जाएगा। कितना सिंपल सा एक्सपेरिमेंट, राइट? पर इसका असर वाओ बहुत ही बड़ा था। तो सोचिए, ये डिस्कवरी इतनी ज्यादा रेवोल्यूशनरी क्यों मानी जाती है? आखिर इसने साइंस की दुनिया में इतनी हलचल क्यों मचा दी? ये देखिए, इससे आपको पूरा फर्क साफ नजर आएगा। लवासियर से पहले केमिस्ट्री क्या थी? एक तरह का अंदाजा लगाना, गेस वर्क था, एल्केमी जैसा, जहां लोग बस चीजों को देखकर यानी क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन से काम चलाते थे। लेकिन लवासियर के बाद क्या हुआ? केमिस्ट्री बन गई एक क्वांटिटेटिव साइंस। अब हर चीज को एक्यूरेटली नापा जाता था, तोला जाता था। इस लॉ ने केमिस्ट्री को बस फिलोसॉफिकल बातों से निकालकर एक रियल एक्सपेरिमेंटल साइंस का दर्जा दिया। और इसका असर, इसका इम्पैक्ट आज तक हमें हर जगह दिखता है। आप जो केमिकल इक्वेशंस बैलेंस करते हैं ना स्कूल में, वो इसी लॉ की वजह से पॉसिबल है। इसी ने आगे चल के मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी की फाउंडेशन रखी। यहां तक कि स्टोइकियोमेट्री, ये फैंसी सा वर्ड है जिसका मतलब है रिएक्शंस में अमाउंट्स को कैलकुलेट करना, उसका पूरा बेस ही यही लॉ है। सच पूछो तो आज कोई भी लैब हो या कोई भी इंडस्ट्री इसके बिना काम कर ही नहीं सकती। ओके, तो थ्योरी तो हमने अच्छे से समझ ली।
अब टाइम है इस लॉ को असली काम पे लगाने का। रेडी हो जाइए, क्योंकि अब हम इसको यूज करके कुछ मजेदार प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। तो ये रहा हमारा पहला न्यूमेरिकल। ध्यान से सुनिएगा। जब 5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को हम गर्मी देते हैं, उसे हीट करते हैं, तो वो टूट जाता है, डीकंपोज हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। अब सवाल यह है कि अगर 2.8 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बना तो बताओ कार्बन डाइऑक्साइड कितनी निकली होगी। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अपना गोल्डन रूल याद करो, मास ऑफ रिएक्टेंट्स हमेशा मास ऑफ प्रोडक्ट्स के बराबर होता है। अब यहां हमारा रिएक्टेंट क्या है? 5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक। और प्रोडक्ट्स क्या क्या बने? 2.8 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका मास हमें नहीं पता, तो उसको x मान लेते हैं। तो हमारी इक्वेशन क्या बनी? 5 = 2.8 + x। अब तो ये बिल्कुल सिंपल मैथ्स है। x की वैल्यू के लिए हम 5 में से 2.8 को माइनस कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 2.2 ग्राम्स, मतलब 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई। इजी राइट? ऑसम। पहला प्रॉब्लम तो आसानी से सॉल्व हो गया। चलो एक और ट्राई करते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाए। ओके, हियर्स द नेक्स्ट वन। ये वाला तो सबको पता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? पानी। बिल्कुल सही, वाटर। तो सवाल है कि अगर 4 ग्राम हाइड्रोजन एग्जैक्ट 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो पानी कितने ग्राम बनेगा? ये वाला तो पहले वाले से भी ज्यादा आसान है ना? फिर से अपना रूल लगाते हैं। मास ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल्स मास ऑफ प्रोडक्ट्स। हमारे रिएक्टेंट्स क्या हैं इस बार? 4 ग्राम हाइड्रोजन और 32 ग्राम ऑक्सीजन। तो प्रोडक्ट यानी पानी का मास क्या होगा? सिंपल, दोनों को ऐड कर दो। तो 4 + 32 कितना हुआ? 36। तो 36 ग्राम पानी बनेगा। सिंपल इज दैट। तो देखा आपने, इन सारे एक्सपेरिमेंट्स और प्रॉब्लम्स का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, द मेन टेक अवे क्या है? बस एक चीज हमेशा याद रखना, द मास यू स्टार्ट विद इज ऑलवेज द मास यू एंड विद। आप जितने वजन से शुरू करोगे उतने ही वजन पे खत्म करोगे। मास कहीं जाता नहीं है, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। अच्छा, तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, आप एक केमिस्ट हैं पुराने जमाने के। आपके सामने एक बहुत बड़ी उलझन है। आप देखते हैं कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जैसे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये आपस में मिलकर अलग अलग चीजें बना सकते हैं। कभी NO तो कभी NO2 या N2O। मतलब इंग्रेडिएंट्स तो सेम है पर प्रोडक्ट्स इतने डिफरेंट। ये पजल उन्हें बहुत परेशान करता था कि भाई आखिर ये सब हो कैसे रहा है। और फिर इस केमिकल मिस्ट्री को सुलझाने के लिए सीन में एंट्री होती है एक फ्रेंच केमिस्ट की, जिनका नाम था जोसेफ लुए प्रूस्ट। उन्होंने, आप कह सकते हैं, एक मिशन बना लिया था कि मैं इन कॉम्बिनेशंस के पीछे जो राज है, जो रूल है, उसे ढूंढ के ही रहूंगा। तो थोड़ा और जानते हैं जोसेफ प्रूस्ट के बारे में। कौन थे? वेल, वो एक फ्रेंच केमिस्ट थे और साल था 1799 जब उन्होंने एक एकदम रेवोल्यूशनरी आइडिया सामने रखा। उनका काम ज्यादातर कॉपर कंपाउंड्स पर फोकस था, खासकर कॉपर कार्बोनेट। और पता है, उनका काम थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी था। क्यों? क्योंकि उस टाइम एक और बड़े साइंटिस्ट थे, क्लॉड बर्थोलेट। उनका मानना था कि कंपाउंड्स की जो कॉम्पोजिशन है ना, वो बदल सकती है। प्राउस्ट का आइडिया इसके बिल्कुल खिलाफ था। और इसी रिसर्च से सामने आई प्राउस्ट की वो ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी, जिसे आज हम जानते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस के नाम से। अब ये लॉ सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन है बहुत पावरफुल। ये कहता है कि कोई भी प्योर केमिकल कंपाउंड ले लो, उसमें हमेशा वही सेम एलिमेंट्स होंगे। और इतना ही नहीं, वो हमेशा एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास में ही जुड़ेंगे। मतलब उनका मास रेशो हमेशा सेम रहेगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कंपाउंड आपको कहां से मिला या उसे कैसे बनाया गया। लेकिन सवाल यह है कि उन्होंने इसे प्रूव कैसे किया। देखिए, प्रूस्ट ने एक बहुत ही ब्रिलियंट लेकिन सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया, एक सैंपल लिया नेचुरल कॉपर कार्बोनेट का, मतलब जो कुदरत में मिलता है, और उसे कंपेयर किया उस कॉपर कार्बोनेट से जो उन्होंने खुद अपनी लेबोरेटरी में बनाया था। और जब उन्होंने दोनों को एनालाइज किया ना, तो रिजल्ट एकदम क्लियर था। दोनों सैंपल्स में एलिमेंट्स का जो कॉम्पोजिशन बाय मास था, वो बिल्कुल एब्सोल्युटली आइडेंटिकल निकला। और बस यही तो उन्हें चाहिए था। ये था उनका प्रूफ। ओके, इस लॉ को ना थोड़ा और आसान बनाते हैं। एक क्लासिक एग्जांपल लेते हैं जिसके बारे में हम सब जानते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं पानी की, H2O। आप देखिए, पानी का रूल एकदम पक्का है। आप कहीं से भी प्योर वाटर का सैंपल उठा लीजिए, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास रेशियो है ना, वो हमेशा 1:8 ही होगा, हमेशा। इससे कोई मतलब नहीं कि वो पानी आप नदी से लाएं या अपनी लैब में बनाया या फिर समुद्र से ले आए। रेशियो 1:8, फिक्स्ड। बस यही है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस इन एक्शन। 1 मिनट के लिए सोचिए,
इस लॉ के आने से पहले केमिस्ट्री की दुनिया कैसी थी? कितना कंफ्यूजन था। साइंटिस्ट बेचारे अक्सर कंपाउंड्स और मिक्सचर्स में ही कंफ्यूज हो जाते थे। उनके बीच का फर्क ही साफ नहीं था। सच तो यह है कि उस वक्त केमिकल कंपाउंड क्या होता है इसकी कोई क्लियर डेफिनेशन तक नहीं थी। तो प्राउस्ट का ये लॉ सिर्फ एक पजल का सोल्यूशन नहीं था, इसने तो पूरी केमिस्ट्री को ही बदल कर रख दिया, एकदम ट्रांसफॉर्म कर दिया। अचानक से कंपाउंड्स और मिक्सचर्स के बीच एक साफ लाइन खींच गई। लोगों को समझ आ गया कि दोनों अलग हैं। इस लॉ की वजह से केमिकल फॉर्मूला निकालने का एक बेस मिला, और सबसे इंपॉर्टेंट, इसने आगे चलकर जॉन डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी के लिए स्टेज सेट किया। एक ऐसी थ्योरी जिसने केमिस्ट्री को एक एग्जैक्ट, एक क्वांटिटेटिव साइंस बना दिया, अ रियल गेम चेंज। तो इस सब का मतलब क्या है? देखिए, इस लॉ ने हमें मैटर के नेचर के बारे में एक बहुत ही फंडामेंटल, एक गहरी बात सिखाई। वो ये कि एटम्स ऐसे ही रैंडमली आकर नहीं जुड़ जाते। नहीं, वो बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करते हैं। वो हमेशा एक फिक्स्ड, एक प्रिडिक्टेबल रेशियो में ही कंबाइन होते हैं, और वही कंपाउंड्स बनाते हैं जिनसे हमारी पूरी दुनिया बनी है। चलिए, अब वक्त है आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करने का। रेडी? पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। पानी के 2 सैंपल्स हैं, एक नदी से, दूसरा लैब में बनाया हुआ। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ए, बी, सी या डी? थोड़ा सोचिए, लॉ को याद कीजिए। बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि हमने अभी तो पढ़ा कि सोर्स चाहे कोई भी हो, प्योर वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो हमेशा सेम रहता है। सिंपल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल है, इनमें से कौन सी ऑब्जर्वेशन लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस को सबसे अच्छे से सपोर्ट करती है? ध्यान से पढ़िए ऑप्शंस को, ए, बी, सी या डी। क्या लगता है? द करेक्ट आंसर इज ऑफ कोर्स ऑप्शन सी। ये तो बिल्कुल वही बात है जो प्राउस्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट से प्रूव की थी, राइट? कि कॉपर कार्बोनेट में हमेशा कॉपर, कार्बन और ऑक्सीजन का मास रेशियो फिक्स्ड रहता है। परफेक्ट। तो जाते जाते मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ रहा हूं, सोचिएगा इसके बारे में। देखिए, प्रूस्ट का लॉ ये तो बढ़िया से एक्सप्लेन कर देता है कि एक कंपाउंड हमेशा कंसिस्टेंट क्यों होता है, जैसे पानी। ठीक है, लेकिन उस सिचुएशन का क्या जो हमने बिल्कुल शुरू में देखी थी, याद है? जब 2 एलिमेंट्स जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा अलग अलग कंपाउंड्स बनाते हैं, वहां क्या होता है? वहां कौन सा रूल काम करता है? तो चलिए आज समझते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। अच्छा, तो सबसे पहले इस लॉ की डेफिनेशन को देखते हैं। ये लॉ कहता है कि जब 2 एलिमेंट्स मिलकर एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, तो एक एलिमेंट का मास, जिसे हम फिक्स कर देते हैं, उसके साथ जुड़ने वाले दूसरे एलिमेंट के अलग अलग मासेस का जो रेशियो होता है, वो हमेशा एक सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। हाँ, आई नो, सुनने में थोड़ा सा टेक्निकल लग रहा होगा, है ना? पर घबराइए मत, इसमें बस 2 चीजें याद रखनी है। एक एलिमेंट का मास फिक्स करना है और दूसरे के मास का सिंपल रेशियो देखना है। तो ये कमाल का आइडिया आखिर दिया किसने? ये थे द ग्रेट साइंटिस्ट जॉन डाल्टन। वो इंग्लैंड के एक केमिस्ट, फिजिसिस्ट और टीचर थे जिन्होंने 1803 में इस लॉ को प्रपोज किया। वैसे तो डाल्टन अपनी एटॉमिक थ्योरी के लिए बहुत फेमस है, जिसमें उन्होंने बताया था कि सारी चीजें एटम्स से बनी हैं और एटम्स हमेशा सिंपल रेशियोज में ही जुड़ते हैं। और पता है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसके पीछे, उन्हें अपनी एटॉमिक थ्योरी का आइडिया गैसेस की स्टडी करते वक्त आया था। चलिए इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए एक क्लासिक एग्जाम्पल देखते हैं। हम 2 ऐसे एलिमेंट्स लेंगे जिन्हें हम सब जानते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन जब आपस में मिलते हैं तो ये 2 बड़े कॉमन कंपाउंड्स बनाते हैं। एक है कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO और दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। सोचिए, एलिमेंट्स तो दोनों में सेम है, कार्बन और ऑक्सीजन, लेकिन इन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज एकदम अलग है। अब जो आप टेबल देख रहे हैं ना, यही है सारा खेल। एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड में 12 ग्राम्स कार्बन के साथ 16 ग्राम्स ऑक्सीजन कंबाइन होता है। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड को देखिए, यहाँ पर 12 ग्राम्स कार्बन के साथ 32 ग्राम्स ऑक्सीजन कंबाइन होता है। कुछ नोटिस किया आपने? दोनों ही कंपाउंड्स में कार्बन का मास हमने सेम लिया है, 12 ग्राम्स। तो चलिए अब इस लॉ को टेस्ट करते हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। पहला कदम, एक एलिमेंट का मास फिक्स करना। हमारे केस में कार्बन का मास 12 ग्राम पहले से ही फिक्स्ड है। दूसरा कदम, दूसरे एलिमेंट यानी ऑक्सीजन के मासेस को देखिए। CO में ये 16 ग्राम है और CO2 में 32 ग्राम। और अब आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, इन दोनों मासेस का रेशियो निकालिए। तो जब हम ऑक्सीजन के मासेस का रेशियो लेते हैं, यानी 16 और 32 का, तो हमें क्या मिलता है? बिल्कुल सिंपल,
इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा एक छोटा सा साफ सुथरा रेशियो 1:2। तो यही है आखिर में सबसे जरूरी बात, ऑक्सीजन के मासेस का ये जो रेशो है 16:32, ये सिंप्लीफाई होके एक छोटा सा सिंपल सा होल नंबर रेशो बन जाता है 1:2। और यही तो डाल्टन का लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस कहता है। ये इस लॉ का एकदम परफेक्ट प्रूफ है। ठीक है, हमने लॉ समझ लिया, प्रूव भी कर दिया, लेकिन सो व्हाट? मतलब ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों था उस वक्त केमिस्ट्री की दुनिया के लिए? देखिए, आप इमेजिन कीजिए, इस लॉ से पहले केमिस्ट्स के लिए सब कुछ अंधेरे में तीर चलाने जैसा था। उन्हें पता तो था कि एलिमेंट्स जुड़ते हैं, पर कैसे जुड़ते हैं इसका कोई पैटर्न नहीं पता था, एक मिस्ट्री थी। लेकिन डाल्टन के इस लॉ ने आके जैसे लाइट जला दी। इसने पहली बार प्रूफ किया कि यहाँ कोई गेसवर्क नहीं है, बल्कि एक फिक्स्ड, प्रिडिक्टेबल और सिंपल पैटर्न है, एक रूल है जिसे एटम्स फॉलो करते हैं। इस लॉ का इम्पैक्ट बहुत गहरा था। सबसे पहले इसने एटम्स के आइडिया को, जो अब तक सिर्फ एक कॉन्सेप्ट था, उसको एक न्यूमेरिकल प्रूफ दे दिया कि एटम्स सच में एग्जिस्ट करते हैं। इससे डाल्टन की एटॉमिक थियरी को बहुत मजबूती मिली। फिर केमिस्ट्स को एक टूल मिल गया जिसकी मदद से वो कंपाउंड्स के सही केमिकल फॉर्मूला लिख पाते थे। और हाँ, इसने उस बड़े सवाल का जवाब भी दिया कि एक ही एलिमेंट्स जैसे कार्बन और ऑक्सीजन अलग अलग कंपाउंड्स कैसे बना लेते हैं। असल में यही लॉ आगे चल के स्टोइकियोमेट्री यानी केमिकल रिएक्शंस की कैलकुलेशंस का बेस बना। चलिए, इतना कुछ समझने के बाद एक छोटा सा टेस्ट हो जाए। बस 2 सिंपल से सवाल हैं। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कार्बन और ऑक्सीजन CO और CO2 बनाते हैं। अगर हम कार्बन का मास फिक्स्ड रखें तो दोनों कंपाउंड्स में ऑक्सीजन के मासेस का रेशियो क्या होगा? आपके ऑप्शंस हैं A, B, C या D। सोचिए, हमने अभी अभी इसके बारे में बात की है। बिल्कुल सही। अगर आपने B सोचा है तो आप एकदम करेक्ट है। जैसा हमने एग्जाम्पल में देखा था, रेशियो है 1:2। और अब ये रहा दूसरा सवाल, इनमें से कौन सी ऑब्जर्वेशन लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस को सबसे अच्छे से सपोर्ट करती है? थोड़ा ध्यान से सारे ऑप्शंस पढ़िएगा। हाँ जी, इसका सही जवाब है C, कि वही सेम एलिमेंट्स अलग अलग कंपाउंड्स तो बनाते हैं, लेकिन उनके मास का रेशियो हमेशा सिंपल रहता है। यही तो इस लॉ की आत्मा है, इसका कोर आइडिया है। ये थे वो 3 बुनियादी नियम, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस और द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। और जानते हैं, ये सिर्फ रूल्स नहीं है, ये असल में वो सुराग थे, वो क्लूज थे जिन्होंने जॉन डाल्टन जैसे ग्रेट साइंटिस्ट को एटम के आइडिया तक पहुंचाया। इन्हीं लॉज की वजह से हमें पता चला कि हर चीज छोटे छोटे पार्टिकल से बनी है।
law of constant proportions. अच्छा, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। सोचो, ये दुनिया में हर चीज, आपका फोन, पानी की बोतल, हवा, सब कुछ आखिर बना किस चीज से है? इसका जो सबसे पहला साइंटिफिक आंसर देने की कोशिश की गई वो थी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो ये जबरदस्त थ्योरी दी किसने? चलिए मिलते हैं इस थ्योरी के पीछे के जीनियस से, जॉन डाल्टन से। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है जॉन डाल्टन के बारे में। वो एक स्कूल टीचर थे और एक मीटियोरोलॉजिस्ट भी, मतलब वो मौसम की पढ़ाई करते थे। और पता है, वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने कलर ब्लाइंडनेस को साइंटिफिकली स्टडी किया। इनफैक्ट इस कंडीशन को उनके नाम पर डाल्टनिज्म भी कहते हैं, क्योंकि वो खुद इससे सफर करते थे। उनकी हर चीज को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करने की आदत ही उनकी साइंटिफिक डिस्कवरीज का बेस बनी। ओके, तो जॉन डाल्टन ने मैटर को समझाने के लिए कुछ रूल्स बनाए, कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स। इन्हें ही हम कहते हैं द एटॉमिक पोस्टुलेट्स, और ये इस पूरी थ्योरी की नींव है, उसका फाउंडेशन है। तो पहला पोस्टुलेट आसान भाषा में कहता है, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। इसका मतलब है कि हर चीज छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स से बनी है, जिन्हें हम कहते हैं एटम्स। सिंपल, राइट? दूसरा पोस्टुलेट कहता है, एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स विच कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। यहां पर इनडिविजिबल वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है जिसे और तोड़ा नहीं जा सकता। डाल्टन के हिसाब से एटम ही आखिरी चीज थी। अगला पोस्टुलेट कहता है, ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब अगर आपके पास गोल्ड है तो उसका हर एक एटम बिल्कुल सेम होगा, एक दूसरे की फोटोकॉपी, सेम टू सेम मास, सेम टू सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। इसके आगे, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। यानी गोल्ड का एटम हमेशा सिल्वर के एटम से डिफरेंट होगा, उनकी प्रॉपर्टीज अलग होंगी, उनका मास अलग होगा। लास्ट के दो पोस्टुलेट्स कंपाउंड्स के बारे में है। पहला है, एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल, पानी यानी वाटर H2O, इसमें हमेशा 2 हाइड्रोजन एटम्स और 1 ऑक्सीजन एटम होता है। रेशियो हमेशा 2:1 रहता है। और दूसरा पॉइंट इसको और पक्का करता है, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। मतलब आप पानी चाहे अपने घर के फिल्टर से लें या नदी से या बारिश से, उसका फॉर्मूला H2O रहेगा, फिक्स्ड है। डाल्टन की थ्योरी इतनी ब्रिलियंट पता है क्यों मानी जाती है? क्योंकि इसने सिर्फ नए आइडियाज नहीं दिए, बल्कि उस टाइम के 2 बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिफिक लॉज को एक्सप्लेन भी कर दिया। आइए देखते हैं कैसे। चलिए इस पोस्टुलेट पर फोकस करते हैं। एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स व्हिच कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ये सिंपल सा स्टेटमेंट एक बहुत बड़े लॉ का बेस बना, और वो लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। डाल्टन का पोस्टुलेट इसको परफेक्टली एक्सप्लेन करता है। अगर एक केमिकल रिएक्शन में एटम्स ना तो बन रहे हैं और ना ही खत्म हो रहे हैं, तो मास कहां से बढ़ेगा या कम होगा? राइट। इसका मतलब रिएक्शन से पहले का टोटल मास और रिएक्शन के बाद का टोटल मास हमेशा हमेशा सेम रहेगा। यह कनेक्शन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस पोस्टुलेट को देखते हैं। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। यह पोस्टुलेट एक और इंपॉर्टेंट लॉ को एक्सप्लेन करता है। यह पोस्टुलेट एक्सप्लेन करता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस को। देखिए, लॉजिक बहुत सिंपल है, क्योंकि किसी भी कंपाउंड में एटम्स का नंबर और टाइप फिक्स्ड है। जैसे पानी में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो उनके मास का जो रेशियो होगा वो भी तो हमेशा फिक्स्ड ही रहेगा ना। दैट जस्ट मेक सेंस। डाल्टन की थियरी अपने टाइम के लिए बिल्कुल परफेक्ट लगती थी, लेकिन जैसा कि साइंस में हमेशा होता है, जैसे जैसे नई डिस्कवरीज हुई, इस परफेक्ट थियरी में कुछ क्रैक्स यानी कुछ कमियां नजर आने लगी। जिनका सबसे पहला पॉइंट क्या था कि एटम्स इनडिविजिबल हैं, उन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन मॉडर्न साइंस ने साबित किया कि एटम्स को तोड़ा जा सकता है। उनके अंदर और भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, अब जरा डाल्टन के तीसरे पोस्टुलेट को याद कीजिए। उनका कहना था कि एक एलिमेंट के सारे ही एटम्स का मास एक जैसा ही होता है। लेकिन फिर साइंस में एक नई चीज सामने आई, आइसोटोप्स। पता चला कि एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम्स भी हो सकते हैं जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम है, लेकिन उनका मास अलग अलग होता है। इस खोज ने डाल्टन की थियरी को रिफाइन करने का एक और मौका दिया। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हाइड्रोजन। जैसा कि आप देख सकते हैं, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। तीनों की केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं, लेकिन उनका मास देखिए बिल्कुल अलग अलग है, 1U, 2U और 3U। डाल्टन ने ये भी तो कहा था कि अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स का मास भी हमेशा अलग अलग ही होगा,
लेकिन यहाँ भी एक नया मोड़ आया जब आइसोबार्स की खोज हुई। आइसोबार्स अलग अलग एलिमेंट्स के वो एटम्स होते हैं जिनका मास नंबर सेम हो सकता है ना सरप्राइजिंग। यहाँ देखिए, आर्गॉन और कैल्शियम, ये दो बिल्कुल अलग अलग एलिमेंट्स हैं, लेकिन दोनों का मास नंबर 40 है। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जहां डाल्टन की ओरिजिनल थ्योरी को और बेहतर बनाया गया। और आखिरी पॉइंट याद है, एटम्स को बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता। ये बात केमिकल रिएक्शंस के लिए तो आज भी बिल्कुल सही है, लेकिन जब बात आती है न्यूक्लियर रिएक्शंस की, जैसे फिजन और फ्यूजन, तो वहां एटम्स को तोड़ा भी जा सकता है और जोड़ा भी। तो इतनी सारी लिमिटेशंस के बाद आप शायद सोचें कि क्या डाल्टन की थ्योरी गलत थी? बिल्कुल नहीं। इन सब के बावजूद डाल्टन की थ्योरी की अहमियत आज भी उतनी ही है। उनका कंट्रीब्यूशन सच में मॉन्यूमेंटल था। पर ऐसा क्यों है, चलिए देखते हैं। डाल्टन की लेगेसी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा ये है कि उनकी थियोरी ने केमिस्ट्री को उसका पहला साइंटिफिक फ्रेमवर्क दिया। उनसे पहले केमिस्ट्री बस ऑब्जर्वेशंस और अंदाजों पर चलती थी। उनके बाद ये एक क्वांटिटेटिव साइंस बनी, एक ऐसी साइंस जिसे नापा जा सकता था। उनकी एक थियोरी ने केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉज को समझाया, केमिस्ट्री को एक क्वांटिटेटिव साइंस बना दिया, और आज हम जो भी मॉडर्न एटॉमिक मॉडल्स या केमिकल इक्वेशंस यूज करते हैं, उन सबकी नींव, उन सबकी शुरुआत डाल्टन ने ही रखी थी। चलिए आज हम एक सफर पर चलते हैं, एक ऐसी दुनिया में जो हमें अपनी आंखों से तो दिखती नहीं, पर हमारे आसपास की हर चीज उसी से बनी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एटम्स की। आखिरकार ये मैटर के फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। तो आखिर ये एटम है क्या चीज? इसकी डेफिनेशन सिंपल है। एटम मैटर का, यानी किसी भी पदार्थ का सबसे बुनियादी हिस्सा है। ये वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है जिससे सब कुछ बना है। और मैटर, मैटर वो हर चीज है जिसमें वजन हो और जो जगह घेरती हो, बेसिकली एवरीथिंग। इसको समझने का एक आसान तरीका है। जरा सोचिए, जैसे एक बड़ी सी इमारत लाखों ईंटों को जोड़कर बनती है, या चींटियों का घर रेत के अनगिनत छोटे छोटे कणों से बनता है, बिल्कुल उसी तरह इस दुनिया की हर चीज एटम से बनी है। और जब मैं कहता हूं हर चीज, तो मेरा मतलब सच में हर चीज है। हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, पानी जो हम पीते हैं, ये पत्थर, पेड़ पौधे, जानवर, यहां तक कि हमारा अपना शरीर भी, ये सब के सब एटम से ही बने हैं। अब एक नेचुरल सा सवाल दिमाग में आता है, अगर हर चीज एटम से बनी है तो फिर ये हमें दिखते क्यों नहीं है? आखिर इनका साइज होता कितना है? इसका जवाब आपको हैरान कर देगा। ये इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि अगर आप लाखों एटम्स को एक के ऊपर एक रखते जाएं, तब जाकर उनकी मोटाई एक कागज की पतली सी शीट जितनी होगी। जस्ट इमेजिन, लाखों एटम्स। उनका साइज इतना छोटा है कि आप एक ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप से उन्हें नहीं देख सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं। साइंटिस्ट को स्पेशल, बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप्स, जैसे कि स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, सिर्फ उनकी एक झलक पाने के लिए। ओके, तो इनके साइज को आसानी से समझने के लिए एक छोटा सा थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम कुछ बहुत बड़ा इमेजिन करेंगे ताकि हम समझ पाए कि ये कितने छोटे हैं। रेडी? अपने दिमाग में एक तस्वीर बनाइए। मान लीजिए आपके हाथ में एक नॉर्मल सी बॉल है। अब इमेजिन कीजिए कि हम उस बॉल को बड़ा करते जाते हैं, इतना बड़ा कि वो हमारी पूरी धरती के साइज की हो जाती है। एक बॉल प्लैनेट अर्थ जितनी बड़ी। तो अब सोचिए, उस विशाल धरती के साइज की बॉल में एक अकेला एटम कितना बड़ा होगा? पता है, सिर्फ एक टेनिस बॉल जितना। जी हाँ, यही है इनका स्केल, एक पूरी धरती के मुकाबले एक टेनिस बॉल। इस एनालॉजी को पूरी तरह से फील करने के लिए सोचिए कि वो पूरी अर्थ अंदर से खोखली है और उसमें ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ टेनिस बॉल्स भरी हुई हैं। इतने ही एटम्स होते हैं उस एक छोटी सी ओरिजिनल बॉल के अंदर। माइंड ब्लोइंग है ना? तो अब आप शायद सोच रहे होंगे कि अगर एटम्स इतने ज्यादा छोटे हैं कि हम उन्हें देख तक नहीं सकते, तो हमें उनकी परवाह क्यों करनी चाहिए? Why should we even care about them? Well, इसके 3 बड़े सिंपल रीजंस हैं। पहला, जैसा हमने अभी देखा, यूनिवर्स की हर चीज इन्हीं से बनी है। दूसरा, किसी भी चीज की प्रॉपर्टी, यानी वो कैसी दिखेगी या बिहेव करेगी, ये एटम्स के अरेंजमेंट पे डिपेंड करता है। देखिए, पानी और बर्फ दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम से बने हैं, पर उनके अरेंजमेंट में फर्क उन्हें लिक्विड और सॉलिड बना देता है। और तीसरा, सारी केमिकल रिएक्शंस, जैसे लोहे में जंग लगना, असल में एटम्स का रीअरेंजमेंट ही तो है। अब इतनी छोटी चीजों के बारे में बात करने के लिए साइंटिस्ट्स को एक स्पेशल यूनिट की जरूरत थी। इसके लिए वो इस्तेमाल करते हैं नैनोमीटर का, जिसे हम nm से लिखते हैं। और ये एक नैनोमीटर होता कितना है? ये 1 मीटर का 1 अरबवां हिस्सा होता है। यानी अगर आप 1 मीटर लंबी स्केल के 1 अरब
1 बिलियन बराबर टुकड़े करें तो उसका एक छोटा सा टुकड़ा 1 नैनोमीटर के बराबर होगा। चलिए इस टेबल से स्केल को और बेहतर समझते हैं। देखिए, हाइड्रोजन का एटम है लगभग 0.1 नैनोमीटर, पानी का एक मॉलिक्यूल उससे थोड़ा बड़ा 0.28 नैनोमीटर, हमारे खून में जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है वो करीब 5 नैनोमीटर का है। अब इसकी तुलना कीजिए रेत के एक दाने से, एक चींटी से या एक सेब से। आपको साफ साफ अंदाजा लग जाएगा कि हम कितनी छोटी, कितनी माइक्रो दुनिया की बात कर रहे हैं। तो आखिर में मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ जाता हूं। अगर हम सब एक पत्थर और हवा सभी एक जैसे बेसिक एटम से ही बने हैं, तो आखिर वो क्या चीज है जो एक इंसान को एक पत्थर से या हवा से इतना अलग बनाती है? इस पर सोचिए जरूर। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं मॉडर्न सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स के बारे में। देखो, साइंस एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है। मतलब जो चीजें यहाँ इंडिया में सच है वही अमेरिका में, जापान में, पूरी दुनिया में सच है। लेकिन इस यूनिवर्सल लैंग्वेज को लिखने का एक कॉमन तरीका भी तो होना चाहिए, राइट? जस्ट इमेजिन करो, हर लैंग्वेज का अपना एक अल्फाबेट होता है, ABCD। उसी तरह केमिस्ट्री को भी एक कॉमन अल्फाबेट की जरूरत थी, ताकि सारे साइंटिस्ट, चाहे वो कहीं भी हों, एक ही तरह से बात कर सकें, एक दूसरे के काम को समझ सकें बिना किसी कंफ्यूजन के। सोचो, शुरू में क्या हाल होता होगा। अलग अलग कंट्रीज के साइंटिस्ट अलग अलग एलिमेंट्स के लिए अपने मन से ही कोई भी नाम या सिंबल्स यूज कर लेते थे। इससे तो अजीब सा केओस फैल जाता था, मतलब पूरी गड़बड़। एक साइंटिस्ट की डिस्कवरी दूसरे को ठीक से समझ ही नहीं आती थी। तो ये बहुत जरूरी हो गया कि एक स्टैंडर्ड सिस्टम बनाया जाए, एक ऐसी कॉमन साइंटिफिक लैंग्वेज जिसे सभी फॉलो करें। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट आगे आए जिनका नाम था जॉन डाल्टन। उन्होंने एक नया आइडिया दिया। उन्होंने सोचा क्यों ना हम एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए पिक्चर्स या ड्राइंग्स का इस्तेमाल करें। ये उस टाइम के हिसाब से एक पायनियरिंग अटेम्प्ट था, यानी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पहली बड़ी कोशिश थी। अब यहाँ देखो, डाल्टन ने कैसे सिंबल्स बनाए। हाइड्रोजन के लिए एक सर्कल जिसके सेंटर में एक डॉट है, ऑक्सीजन के लिए एक सिंपल सा सर्कल, कार्बन के लिए एक पूरा काला सर्कल और सल्फर के लिए सर्कल के अंदर एक प्लस का साइन। ये आइडिया क्रिएटिव तो था, नो डाउट, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं था। जरा सोचो, जब धीरे धीरे 100 से भी ज्यादा एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए तो इतने सारे अलग अलग पिक्चर्स ड्रॉ करना और उन सबको याद रखना कितना ज्यादा मुश्किल हो जाता। ये सिस्टम आगे चल नहीं सकता था। तो अब सभी साइंटिस्ट के सामने ये एक बड़ा सवाल था, आखिर एक ऐसा सिस्टम कैसे बनाया जाए जो एकदम सिंपल हो, जिसके पीछे कोई लॉजिक हो और जिसे पूरी दुनिया के साइंटिस्ट आसानी से यूज कर सकें। डाल्टन का तरीका तो फेल हो गया था, अब आगे क्या? और फिर इस पजल का सॉल्यूशन लेकर आए एक और ब्रिलियंट साइंटिस्ट, जोन्स जेकब बेज़िलियस। उनका आइडिया इतना सिंपल और इतना पावरफुल था कि वो आज तक यूज होता है। उन्होंने कहा, हम इतनी मेहनत करके पिक्चर्स क्यों बना रहे हैं, क्यों ना हम एलिमेंट के इंग्लिश नाम के ही लेटर्स को यूज करें। ये एक ब्रेक थ्रू सोल्यूशन था, एक ऐसी खोज जिसने केमिस्ट्री लिखने का तरीका हमेशा के लिए बदल दिया। चलो अब इन दोनों सिस्टम्स को साइड बाय साइड कंपेयर करके देखते हैं। एक तरफ है डाल्टन का पिक्टोरियल सिस्टम, जो कॉम्प्लेक्स था, उसे ड्रॉ करना मुश्किल था और उसे याद रखना भी। सबसे बड़ी बात, जैसे जैसे नए एलिमेंट्स मिलते, नए नए सिंबल सोचना पड़ता। दूसरी तरफ है बेज़िलियस का अल्फाबेटिकल सिस्टम, एकदम सिंपल, लिखना आसान, समझना आसान और सिस्टमैटिक। कितने भी नए एलिमेंट्स डिस्कवर हो जाएं, उनके लिए सिंबल बनाना बहुत लॉजिकल और आसान था। यही सिस्टम आगे चला। तो बेज़िलियस का जो आइडिया था ना, वो इतना जबरदस्त था कि वही आज के मॉडर्न सिस्टम का फाउंडेशन बना। लेकिन इस सिस्टम को पूरी दुनिया में एक जैसा रखने के लिए एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। इसका नाम है IUPAC, यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आप इसे केमिस्ट्री की रूल बुक कमेटी समझ सकते हो। यही ऑर्गेनाइजेशन फाइनल करती है कि किस एलिमेंट का क्या नाम होगा और क्या सिंबल होगा, ताकि पूरी दुनिया की टेक्स्ट बुक्स में, एग्जाम्स में, हर जगह एक ही चीज फॉलो हो। तो चलो अब देखते हैं कि IUPAC के ये सिंपल से रूल्स आखिर हैं क्या। बहुत इजी है, ध्यान से सुनना। रूल नंबर 1, हर एलिमेंट का सिंबल उसके इंग्लिश नाम से लिया जाता है, और ये या तो एक लेटर का होगा या 2 लेटर्स का। रूल नंबर 2, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंबल का पहला लेटर हमेशा, ऑलवेज, अपर केस यानी कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। और रूल नंबर 3, अगर सिंबल में दूसरा लेटर भी है तो वो हमेशा, ऑलवेज, लोअर केस यानी स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। कैपिटल स्मॉल का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, तभी अच्छे से क्लियर होगा।
जैसे हाइड्रोजन, उसका पहला लेटर H ले लिया तो सिंबल बन गया कैपिटल H, सिंपल। अब देखो एल्यूमिनियम, इसका पहला लेटर A है, लेकिन आर्गॉन नाम का एक और एलिमेंट है जो A से ही शुरू होता है। अब दोनों का सिंबल A तो नहीं हो सकता ना, तो कंफ्यूजन से बचने के लिए एल्यूमिनियम का सिंबल बनाया गया Al, कैपिटल A और उसके बाद स्मॉल l। ऐसे ही कार्बन का सिंबल C होता है, तो जब कोबाल्ट की बारी आई तो उसका सिंबल रखा गया CO, कैपिटल C और उसके बाद स्मॉल o। अब ये पॉइंट इसको स्टार मार्क कर लो। एग्जाम्स में ये सबसे कॉमन मिस्टेक है जहां स्टूडेंट्स के मार्क्स कटते हैं। देखो, अगर आप लिखते हो को जिसमें C कैपिटल है और O स्मॉल है तो आप एलिमेंट कोबाल्ट की बात कर रहे हो, लेकिन अगर आपने गलती से दोनों लेटर्स कैपिटल लिख दिया यानी CO, तो इसका मतलब पूरी तरह से बदल जाता है। ये बन जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि एक कंपाउंड है, कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। सिर्फ एक स्मॉल लेटर की गलती से एक एलिमेंट एक कंपाउंड बन जाता है। इसका हमेशा हमेशा ध्यान रखना है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके सिंबल्स उनके इंग्लिश नाम से बिल्कुल मैच नहीं करते। आप सोचोगे, वेट, ये क्या हो गया, रूल फॉलो क्यों नहीं हो रहा? ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके सिंबल्स उनके पुराने हिस्टोरिकल नामों से लिए गए हैं, जैसे कि उनके लैटिन या जर्मन नाम। ये हमें केमिस्ट्री की हिस्ट्री से कनेक्ट करता है। इस टेबल को बहुत ध्यान से देखो, ये स्पेशल केसेस हैं जो आपको एग्जाम्स के लिए डेफिनेटली याद करने होंगे। देखो, सोडियम शुरू S से होता है लेकिन सिंबल है Na, क्योंकि उसका लैटिन नाम है नाट्रियम। फिर है पोटेशियम जिसका सिंबल है K, उसके लैटिन नाम कालियम से। आयरन का सिंबल है Fe, उसके लैटिन नाम फेरम से। गोल्ड यानी सोना, उसका सिंबल है Au, उसके लैटिन नाम ऑरम से। सिल्वर यानी चांदी, उसका सिंबल है Ag, लैटिन नाम अर्जेंटम से। कॉपर का सिंबल है Cu, उसके लैटिन नाम क्यूप्रम से। और आखिर में लेड जिसका सिंबल है Pb, उसके लैटिन नाम प्लम्बम से। तो आज हम बात करने वाले हैं रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में। चलिए आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर ये है क्या। देखिए, इसकी शुरुआत हुई जॉन डाल्टन के एक बहुत ही सिंपल से आइडिया से। उन्होंने कहा कि हर एलिमेंट का अपना एक खास, एक यूनिक एटॉमिक मास होता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। आप सोचिए, एक अकेले एटम को तोलेंगे कैसे? वो इतने ज्यादा छोटे और हल्के होते हैं कि किसी भी नॉर्मल स्केल पर उनका वजन करना तो नामुमकिन था। तो इसका सोल्यूशन क्या निकाला गया? एक बहुत ही ब्रिलियंट आइडिया। साइंटिस्ट ने सोचा, ठीक है, अगर हम एटम्स को सीधे सीधे तोल नहीं सकते तो क्यों ना हम उन्हें एक दूसरे से कंपेयर करें। और बस यहीं से एब्सोल्यूट मास की जगह रिलेटिव मास का कॉन्सेप्ट आ गया। तो इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन क्या कहती है? बिल्कुल साफ साफ लिखा है, रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब है किसी भी एलिमेंट के एक एटम का एवरेज मास जब उसे हम एक कार्बन 12 एटम के मास के 12वें हिस्से से यानी 1/12 पार्ट से कंपेयर करते हैं। यही है हमारा बेंचमार्क, हमारा स्टैंडर्ड। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि ठीक है, स्टैंडर्ड है, लेकिन इतने सारे एलिमेंट्स में से आखिर कार्बन 12 को ही क्यों चुना गया? बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि 1961 से पहले ऑक्सीजन स्टैंडर्ड हुआ करता था, पर इसके साथ एक प्रॉब्लम थी। ऑक्सीजन के अलग अलग आइसोटोप्स होते हैं, जिसकी वजह से कैलकुलेशंस में बहुत कंफ्यूजन हो रही थी। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए 1961 में IUPAC यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने फैसला किया कि अब से कार्बन 12 ही नया यूनिवर्सल स्टैंडर्ड होगा। चलिए इस पूरे कॉन्सेप्ट को और भी आसान बनाते हैं एक सिंपल सी एनालॉजी से। सोच लीजिए, एक फ्रूट सेलर है। अब इमेजिन कीजिए कि इस फ्रूट सेलर के पास वजन करने वाली मशीन नहीं है। वो क्या करता है? वो एक तरबूज उठाता है और खुद ही डिसाइड कर लेता है कि चलो इसका मास है 12 यूनिट्स। फिर वो उस तरबूज को ठीक 12 बराबर हिस्सों में काट देता है। तो अब हर एक छोटा टुकड़ा हो गया 1 फ्रूट मास यूनिट का, और बस अब वो बाकी सारे फल इन्हीं टुकड़ों से कंपेयर करके यानी तोल कर बेचता है। तो अब इस एनालॉजी को साइंस से कनेक्ट करते हैं। देखिए, जो फ्रूट सेलर के लिए तरबूज है, वही चीज साइंटिस्ट्स के लिए एक कार्बन 12 का एटम है। उसके 12 यूनिट्स यहाँ बन जाते हैं, 12 एटॉमिक मास यूनिट्स। और तरबूज का वो एक छोटा सा पीस, वो ही है 1/12 मास ऑफ कार्बन 12, जिसे साइंस की भाषा में हम कहते हैं 1 एटॉमिक मास यूनिट या सिंपल U। तो ये U यानी एटॉमिक मास यूनिट बिल्कुल उस तरबूज के एक टुकड़े की तरह है। इसकी वैल्यू कितनी है? एग्जैक्टली एक कार्बन 12 एटम के मास का 12वां हिस्सा। और यही वो स्टैंडर्ड यूनिट है जिसके रेफरेंस में हम बाकी सारे एटम्स को नापते हैं।
हाँ, एक और बात, आपको कई बार आमू टर्म भी लिखा हुआ मिलेगा। तो इन दोनों यू और आमू में क्या फर्क है? सिंपल सी बात है, यू जो है वो मॉडर्न टर्म है, यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, जो कार्बन 12 पर बेस्ड है, जबकि आमू एक पुराना टर्म था जो ऑक्सीजन के टाइम यूज होता था। IUPAC यू को ही रेकमेंड करता है, इसलिए हमें हमेशा यही यूज करना चाहिए। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। ठीक है, स्टैंडर्ड तो चाहिए, लेकिन कार्बन 12 ही क्यों? पीरियोडिक टेबल में तो इतने सारे एलिमेंट्स हैं, किसी और को क्यों नहीं चुना? वेल, इसके पीछे एक बहुत सॉलिड, बहुत प्रैक्टिकल रीजन है। आइए देखते हैं। देखिए, इसके असल में 3 मेन रीजंस हैं। सबसे पहला, कार्बन 12 बहुत स्टेबल है, मतलब C14 की तरह ये टाइम के साथ डीके नहीं होता, एकदम पक्का रॉक सॉलिड स्टैंडर्ड। दूसरा रीजन, ये नेचर में काफी कॉमन है और इसे हैंडल करना भी इजी है। और तीसरा और शायद सबसे इंपॉर्टेंट रीजन, साइंटिस्ट ने इसका मास एग्जैक्टली 12U डिफाइन कर दिया, एक परफेक्ट राउंड नंबर। इससे सारी कैलकुलेशंस आगे जाकर बहुत आसान हो गई। तो ये स्टेबिलिटी इतनी जरूरी क्यों है? सोचो, अगर आप एक ऐसी मेजरिंग टेप से कुछ नाप रहे हो जो खुद ही छोटी बड़ी होती रहती है, क्या आप कभी सही मेजरमेंट ले पाओगे? बिल्कुल नहीं। बस वही बात यहाँ है, हमें एक ऐसा रेफरेंस पॉइंट चाहिए जो वक्त के साथ बिल्कुल ना बदले, तभी तो हमारी सारी मेजरमेंट्स प्रिसाइज और एक्यूरेट होंगी। ओके, तो कार्बन 12 क्यों, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन अब आते हैं उस फ्रैक्शन पर। ये 1/12 ही क्यों? 1/10 या 1/13 क्यों नहीं? इसके पीछे भी, जैसा मैंने कहा, एक बहुत ही स्मार्ट और प्रैक्टिकल लॉजिक है। जरा इस टेबल को देखिए। जब हम स्टैंडर्ड को 112C12 मानते हैं तो हाइड्रोजन का मास लगभग 1U आता है, ऑक्सीजन का लगभग 16U। कितने साफ सिंपल नंबर्स हैं। अब राइट साइड देखिए, अगर हमने गलती से 113 चुना होता तो देखो क्या होता। हाइड्रोजन 1.08, ऑक्सीजन 17.33। कितने अजीबोगरीब डेसिमल्स आ जाते हैं। तो पॉइंट बस इतना सा है, ये 1/12 का नंबर इसलिए चुना गया ताकि हमारी लाइफ आसान हो सके। इससे बाकी एलिमेंट्स के मास क्लीन नियर इंटीजर वैल्यूज यानी लगभग होल नंबर्स में आते हैं और केमिस्ट को लंबी चौड़ी अजीब डेसिमल कैलकुलेशन से छुटकारा मिल जाता है। इट्स ऑल अबाउट कन्वीनियंस एंड सिंप्लिसिटी। और इसका एक और बड़ा फायदा है जो बहुत लॉजिकल है। देखो, कार्बन 12 में टोटल 12 न्यूक्लियॉन्स हैं, राइट? 6 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन्स। तो जब आप उसके मास का 12वां हिस्सा लेते हो तो वो रफली किसके बराबर हुआ? एक सिंगल न्यूक्लियॉन के मास के। मतलब हमारी फंडामेंटल यूनिट U लगभग एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन के मास के बराबर है। कितना एलिगेंट सिस्टम है ना? ओके, अब शायद आपके दिमाग में एक और सवाल आ रहा होगा। अगर सब कुछ 1 के आसपास लाना था तो सबसे सिंपल एटम हाइड्रोजन को ही स्टैंडर्ड क्यों नहीं बना दिया? उसका मास तो ऑलरेडी लगभग 1U है। बहुत अच्छा सवाल है, और सच तो ये है कि पहले ऐसा ही किया गया था। हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड माना जाता था, लेकिन उसमें एक बड़ी प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम थी आइसोटोप्स की। हाइड्रोजन के अलग अलग आइसोटोप्स हैं, जैसे प्रोटियम, ड्यूटेरियम, और इनकी वजह से मेजरमेंट्स कंसिस्टेंट नहीं आती थी। कभी वैल्यू कुछ आती, कभी कुछ और। इसी इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कार्बन 12 को लाया गया, जो इस मामले में एकदम परफेक्ट था। तो इतना बड़ा डिसीजन जिसने पूरी केमिस्ट्री का फाउंडेशन सेट किया, ये आखिर लिया किसने? क्या ये किसी एक साइंटिस्ट का आइडिया था? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये एक ग्लोबल डिसीजन था, एक इंटरनेशनल अग्रीमेंट जिसे फाइनल किया IUPAC ने, यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने। ये आप समझ लीजिए केमिस्ट्री की वर्ल्ड गवर्नमेंट जैसी है, जो पूरी दुनिया में इसके रूल्स और स्टैंडर्ड्स तय करती है। और ये फैसला कब लिया गया? ये स्टैंडर्ड अडॉप्ट किया गया था साल 1961 में। सोच के देखिए, 1961 से लेकर आज तक 60 साल से भी ज्यादा पूरी दुनिया के साइंटिस्ट हर लैब में इसी एक स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं। साइंस में ऐसी कंसिस्टेंसी लाना बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ठीक है, यहाँ तक तो सब समझ आ गया, लेकिन अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल। अगर हम सब कुछ कंपेयर कर रहे हैं तो पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक मास डेसिमल में क्यों होता है? जैसे क्लोरीन का है 35.5। ये सीधा साधा होल नंबर क्यों नहीं है? इसका जवाब छुपा है आइसोटोप्स में। देखिए, नेचर में ज्यादातर एलिमेंट्स अलग अलग रूप में पाए जाते हैं, जिन्हें हम आइसोटोप्स कहते हैं। मतलब ये एक ही एलिमेंट के एटम्स होते हैं जिनके प्रोटॉन्स तो सेम होते हैं, पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग होते हैं, और न्यूट्रॉन्स अलग होने से इनका मास भी अलग हो जाता है। इसको समझने के लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है क्लोरीन का। कुदरत में क्लोरीन के 2 मेन आइसोटोप्स मिलते हैं,
एक है क्लोरीन 35 जिसका मास है 35U और दूसरा है क्लोरीन 37 जिसका मास है 37U। और ये दोनों बराबर नहीं मिलते। इनकी नेचुरल अबंडेंस यानी ये नेचर में कितनी मात्रा में है वो अलग अलग है। आप देखेंगे करीब 75% क्लोरीन एटम्स क्लोरीन 35 वाले होते हैं और बचे हुए 25% एटम्स क्लोरीन 37 के होते हैं। तो जो एटॉमिक मास हम पीरियोडिक टेबल में देखते हैं वो इनका सिंपल एवरेज नहीं होता, वो एक वेटेड एवरेज होता है। वेटेड एवरेज का मतलब है कि हम इस बात का भी हिसाब रखते हैं कि कौन सा आइसोटोप कितना ज्यादा या कितना कम पाया जाता है। इसकी कैलकुलेशन कुछ इस तरह से की जाती है। हम क्लोरीन 35 के मास को उसकी अबंडेंस से यानी 35 को 75% से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसमें हम ऐड करते हैं क्लोरीन 37 के मास को उसकी अबंडेंस से यानी 37 को 25% से मल्टीप्लाई करके। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 35.5U। यही है वो एवरेज एटॉमिक मास जो हम क्लोरीन के लिए। तो चलिए आज केमिस्ट्री के दो ऐसे टर्म्स के बीच का फर्क समझते हैं जो हमेशा कंफ्यूज करते हैं, एटॉमिक मास और मास नंबर। तो सबसे पहले बात करते हैं एटॉमिक मास की। देखो, ये किसी एलिमेंट के एक एटम का एवरेज मास है और इस एवरेज को हम कार्बन 12 एटम के मास के 1/12 हिस्से से कंपेयर करके निकालते हैं। सबसे जरूरी बात जो यहाँ याद रखनी है वो ये है कि इसमें एलिमेंट के सारे अलग अलग आइसोटोप्स और वो नेचर में कितने कितने पाए जाते हैं उस चीज को भी शामिल किया जाता है। और बस इसी एवरेज वाले चक्कर में आप देखेंगे कि एटॉमिक मास की वैल्यू अक्सर डेसिमल में आती। अब आते हैं मास नंबर पर, और ये इसके मुकाबले बहुत ही सिंपल है। ये सीधा साधा हिसाब है। आपको बस किसी एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर जाना है और वहाँ जितने भी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं उनको गिन लेना है। दैट्स इट, टोटल काउंट। क्योंकि ये सिर्फ पार्टिकल्स की गिनती है, इसलिए मास नंबर हमेशा एक होल नंबर होता है, पूरा अंक। इसमें कोई एवरेज नहीं, कोई डेसिमल का झंझट नहीं। चलो इस टेबल को देखो, इससे सब कुछ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। डेफिनेशन तो हम समझ ही गए। अब आओ यूनिट्स पे। देखो, एटॉमिक मास की एक यूनिट होती है U यानी एटॉमिक मास यूनिट। लेकिन मास नंबर, अरे भाई वो तो बस एक गिनती है, उसकी क्या यूनिट होगी? कुछ नहीं। फिर आती है वैल्यू टाइप। जैसा हमने कहा एटॉमिक मास डेसिमल में हो सकता है पर मास नंबर हमेशा ऑलवेज एक होल नंबर होगा। और सबसे बड़ा फर्क, एटॉमिक मास एलिमेंट के सारे आइसोटोप्स पर डिपेंड करता है, जबकि मास नंबर सिर्फ एक पर्टिकुलर एटम या आइसोटोप का होता है। और हाँ, मास नंबर निकालने का फॉर्मूला, इससे सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता। ये है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एकदम सीधा सा प्लस माइनस है। न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं उनको जोड़ दो एंड बिंगो, आपके सामने है उस एटम का मास नंबर। अब इसे एक रियल लाइफ एग्जांपल से पक्का करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट क्लोरीन। हमारे आसपास नेचर में क्लोरीन के दो मेन आइसोटोप्स मिलते हैं। एक है क्लोरीन 35 और दूसरा है क्लोरीन 37। इनके मास नंबर्स जैसा कि नाम से ही साफ है 35 और 37 है, दोनों होल नंबर्स। लेकिन जब आप पीरियोडिक टेबल देखते हो वहाँ क्लोरीन का मास लिखा होता है 35.5U। अब आप सोचोगे ये 0.5 कहाँ से आ गया? यही तो है एटॉमिक मास का कमाल। ये 35.5 उन दोनों आइसोटोप्स का उनकी नेचुरल अबंडेंस के हिसाब से निकाला गया वेटेड एवरेज है। सिंपल। तो अगर आपको ये सारी बात सिर्फ एक लाइन में याद रखनी है तो बस ये सेंटेंस दिमाग में बिठा लो। एटॉमिक मास एक एलिमेंट के एवरेज मास है, जबकि मास नंबर एक पर्टिकुलर एटम के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का टोटल काउंट है। बस। तो चलिए डिस्कस करते हैं चैप्टर 3 मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। इस चैप्टर में ना हम बिल्कुल कोर में जाएंगे कि ये दुनिया की सारी चीजें, सारे सब्सटेंसेस आखिर बनते कैसे हैं। हम देखेंगे कि एटम्स जो हम जानते हैं कि बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, वो आपस में जुड़कर मॉलिक्यूल्स कैसे बनाते हैं। और फिर हम देखेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन्स का थोड़ा लेना देना होता है तो आयंस का जादू कैसे चलता है। सबसे पहला सवाल, आखिर ये मॉलिक्यूल है क्या? चलो एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आपके पास एक चीनी का दाना है। आप उसे तोड़ते जाओ और तोड़ते जाओ, इतना छोटा कर दो कि उसे और तोड़ा ना जा सके। वो जो सबसे छोटा पार्टिकल मिलेगा ना, जिसमें अभी भी चीनी की मिठास है, बस वही है चीनी का मॉलिक्यूल। सो बाय डेफिनेशन अ मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड, अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज केपेबल ऑफ एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। मतलब वो अकेला रह सकता है एंड इट शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस। जैसे पानी की एक छोटी सी बूंद में लाखों करोड़ों H2O मॉलिक्यूल्स होते हैं
और हर एक H2O मॉलिक्यूल में पानी की सारी प्रॉपर्टीज मौजूद हैं। ओके, अब मॉलिक्यूल्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। ये सबसे सिंपल है। इसमें एक ही टाइप के एटम्स होते हैं। जैसे जो ऑक्सीजन हम सांस में लेते हैं उसका फॉर्मूला है O2। इसका मतलब उसका मॉलिक्यूल सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन एटम से ही बना है। अब यहीं पर एक नया और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है, एटॉमिसिटी। डरना नहीं, इसका सिंपल मतलब है कि एक मॉलिक्यूल के अंदर टोटल कितने एटम्स हैं, जस्ट अ नंबर। फॉर एग्जाम्पल O2 में 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं, तो उसकी एटॉमिसिटी हो गई एग्जैक्टली 2। चलो इस टेबल से एटॉमिसिटी को और अच्छे से समझते हैं। देखो, कुछ एलिमेंट्स जैसे हीलियम या ऑर्गन ये मोनो एटॉमिक हैं। मोनो मतलब 1। इनका एक अकेला एटम ही काफी स्टेबल होता है, तो इनको किसी पार्टनर की जरूरत नहीं। फिर आते हैं डायटॉमिक, जैसे हाइड्रोजन या ऑक्सीजन। डाई मतलब 2। इनके 2 एटम्स आपस में जुड़कर स्टेबल मॉलिक्यूल बनाते हैं H2 and O2। फिर कुछ स्पेशल केसेस हैं। देखो, फास्फोरस P4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसीलिए इसे कहते हैं टेट्राटॉमिक। टेट्रा मतलब 4। और सल्फर तो और भी इंटरेस्टिंग है। वो S8 के फॉर्म में एक क्राउन जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, तो उसे हम पॉलीएटॉमिक कहते हैं। पॉली मतलब मेनी। सो एटॉमिसिटी से हमें पता चलता है कि नेचर में कौन सा एलिमेंट कैसे एग्जिस्ट करता है। अभी तक तो हमने सेम टाइप के एटम्स की टीम देखी, पर अब क्या होगा जब अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स एक साथ आकर टीम बनाए? वेल, तब बनते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। बट यहाँ एक गोल्डन रूल है, ये एटम्स हमेशा, एंड आई मीन हमेशा, एक डेफिनेट प्रोपोर्शन, एक फिक्स्ड रेशियो में ही जुड़ते हैं। इसका सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है पानी, H2O। पानी का मॉलिक्यूल बनाने के लिए हमेशा 2 हाइड्रोजन एटम्स और 1 ऑक्सीजन एटम ही चाहिए। अगर आपने ये रेशियो बदल दिया, जैसे H2O2 कर दिया, तो वो पानी नहीं रहेगा, वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाएगा। सो द रेशियो इज एवरीथिंग। एग्जाम्स में एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन आता है। आपको एलिमेंट्स का मास रेशियो दे देंगे और पूछेंगे कि एटम्स का रेशियो बताओ। चलो इसे पानी के एग्जाम्पल से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। स्टेप 1, हम स्टार्ट करेंगे रेशियो बाय मास से। H2O में बाय मास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:8 होता है। स्टेप 2, अब हमें दोनों एलिमेंट्स का एटॉमिक मास पता होना चाहिए। हाइड्रोजन का होता है 1U और ऑक्सीजन का होता है 16U। स्टेप 3, ये सबसे क्रूशियल स्टेप है, ध्यान से देखो। हम मास रेशियो को एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे हर एलिमेंट के लिए। सो हाइड्रोजन के लिए होगा 1/1 और ऑक्सीजन के लिए होगा 8/16। सिंपल मैथ्स। इससे हमें रेशियो मिलता है 1:0.5। स्टेप 4, पर रुको, एटम्स तो आधे नहीं हो सकते ना, 0.5 एटम जैसी कोई चीज नहीं होती, तो हमें इस रेशियो को सिंपलेस्ट होल नंबर में कन्वर्ट करना होगा। हम दोनों साइड्स को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमें मिल जाएगा द फाइनल सिंपल रेशियो 2:1। और इससे प्रूव हो गया कि पानी के एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम्स के लिए 1 ऑक्सीजन एटम होता है। सिंपल। तो अभी तक हमने एटम्स की पार्टनरशिप की बात की, शेयरिंग की बात की, जिससे मॉलिक्यूल्स बनते हैं। लेकिन सोचो, केमिस्ट्री में क्या सिर्फ पार्टनरशिप ही होती है? व्हाट हैपेंस जब एक एटम दूसरे एटम को अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बजाय हमेशा के लिए दे ही दे? एक परमानेंट ट्रांसफर। इस ट्रांसफर से एक बिल्कुल अलग ही चीज पैदा होती है। चलो देखते हैं क्या। इसी इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से जन्म होता है एक आयन का। इट्स दैट सिंपल। एन आयन इज जस्ट अ चार्ज्ड पार्टिकल। अब एटम नॉर्मली तो न्यूट्रल होता है, उस पर चार्ज कब आएगा? जब वो या तो इलेक्ट्रॉन लूज करे या गेन करे। एंड दिस इज अ सुपर इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप। जब भी आप आयन की डेफिनेशन लिखो, ये फ्रेज लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखना मत भूलना। फुल मार्क्स के लिए ये जरूरी है। और हाँ, एक कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं, वो सोचते हैं कि प्रोटॉन का नंबर बदलता है। नहीं, प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर लॉक्ड रहते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का आना जाना होता है। तो आयन्स 2 टाइप के होते हैं, कैटायन और एनायन। बहुत सिंपल है, जब एक न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, यानी नेगेटिव चार्ज चला जाता है, तो उसके पास प्रोटॉन ज्यादा हो जाते हैं ना, इसीलिए वो बन जाता है एक पॉजिटिवली चार्ज्ड कैटायन। जैसे सोडियम Na एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Na पॉजिटिव कैटायन बन जाता है। और इसका बिल्कुल उल्टा, जब एक न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है, यानी एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज ले लेता है, तो वो बन जाता है एक नेगेटिवली चार्ज्ड एनायन। जैसे क्लोरीन Cl एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl- एनायन बन जाता है। सिंपल सा ट्रिक याद रखने के लिए, कैटायन में T है, T फॉर पॉजिटिव साइन, और एनायन में N है फॉर नेगेटिव। अब एक स्पेशल केस देखते हैं जिसे कहते हैं पॉली एटॉमिक आयन। इसका नाम ही सब कुछ बता रहा है। पॉली मतलब मैनी, एटॉमिक मतलब एटम्स।
तो ये एक ऐसी स्पीशीज है जिसमें एक एटम नहीं बल्कि पूरा का पूरा ग्रुप ऑफ एटम्स एक टीम की तरह रहता है और उस पूरी टीम पर एक कॉमन चार्ज होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ये टीम आपस में इतनी स्ट्रांगली जुड़ी होती है कि केमिकल रिएक्शंस में एक सिंगल यूनिट, एक सिंगल प्लेयर की तरह हिस्सा लेती है। ये कभी टूटती नहीं है। यहाँ स्क्रीन पर कुछ बहुत ही कॉमन और इम्पोर्टेंट पॉली एटॉमिक आयंस हैं जो आपको आगे केमिस्ट्री में हर जगह मिलेंगे। इनके नाम, इनके फॉर्मूला और इनके चार्ज, तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अमोनियम NH4+, इस पर +1 चार्ज है। फिर है सल्फेट SO4 2 नेगेटिव और कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव, इन दोनों पर -2 चार्ज है। और हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव और नाइट्रेट NO3 नेगेटिव, इन पर -1 चार्ज है। मेरी पर्सनल एडवाइस है, इनको अच्छे से याद कर लो। जब हम आगे केमिकल फॉर्मूलाज बनाएंगे ना, ये बहुत काम आएंगे। अच्छा, तो ये सब पढ़ लिया, पर इन आयंस का रियल लाइफ में क्या काम है? चलो एक मजेदार एप्लीकेशन देखते हैं। आपने सुना होगा कि गीले हाथों से स्विच नहीं छूना चाहिए, करंट लगता है। पर इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि प्योर वाटर, बिल्कुल प्योर H2O, इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत ही पुअर कंडक्टर होता है, क्योंकि उसमें चार्ज को ले जाने के लिए कोई है ही नहीं। लेकिन मैजिक तब होता है जब आप उसमें थोड़ा सा नमक यानी NaCl मिला देते हो। नमक पानी में घुलते ही अपने आयंस Na+ और Cl- में ब्रेक हो जाता है। और ये जो फ्री मूविंग आयंस है ना, ये चार्ज कैरियर्स का काम करते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक धक्का देकर ले जाते हैं और पूरा सोल्यूशन एक गुड कंडक्टर बन जाता है। सो यू सी, आयंस हमारी डेली लाइफ में कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए आज पॉलीएटॉमिक आयंस को मास्टर करते हैं। ये केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको केमिकल फॉर्मूलाज लिखने से लेकर इक्वेशंस बैलेंस करने तक हर जगह काम आएगा। शायद आपको लगे कि इसमें बहुत कुछ याद करना है, पर असल में इसका एक सिस्टम है और आज हम साथ मिलकर उस सिस्टम को समझेंगे। ओके, तो ये रहा पहला और सबसे जरूरी रूल। जब भी किसी आयन का नाम 8 पर खत्म होता है, जैसे कि नाइट्रेट, तो इसका सीधा सा मतलब है कि उसमें 8 वाले आयन से एक ऑक्सीजन एटम ज्यादा है। ये पूरे सिस्टम को समझने की पहली चाबी है। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है, चाहे अनायन 8 हो या 8, उस पर जो इलेक्ट्रिकल चार्ज है ना, वो हमेशा सेम रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता। अच्छा, रूल तो समझ आ गया, लेकिन आखिर इसको यूज कैसे करते हैं? चलिए इसको एक एग्जाम्पल से आजमा कर देखते हैं। हम शुरुआत करेंगे सल्फर से। तो देखिए यहाँ पर जिसमें ज्यादा ऑक्सीजन है यानी 4, उसको हम कहते हैं सल्फेट SO4 2-, और जिसमें एक कम यानी 3 ऑक्सीजन है वो है सल्फाइड SO3 2-। और नोटिस कीजिए दोनों पर चार्ज बिल्कुल सेम है, 2-। रूल आ गया ना काम। चलिए इस कॉन्सेप्ट को और पक्का करने के लिए एक और कॉमन एग्जाम्पल देखते हैं। इस बार हम यही सेम लॉजिक अप्लाई करेंगे फॉस्फोरस पर। अब आपको पैटर्न दिख रहा होगा, है ना? देखिए, फॉस्फेट यानी PO4 3-, इसमें है 4 ऑक्सीजन एटम्स, तो फॉस्फाइड क्या होगा? बिल्कुल सही, 1 ऑक्सीजन कम यानी PO3 3-। और यहाँ भी चार्ज दोनों पर एकदम सेम है, 3-। अब आप सोचेंगे कि ये इतना जरूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि ये एनायंस बहुत सारे कॉमन सॉल्ट्स बनाते हैं जो हम केमिस्ट्री में हर जगह देखते हैं। एक छोटा सा 8 और 8 का फर्क पूरे कंपाउंड का मतलब बदल सकता है। जरा इस टेबल को देखिए, यहाँ हमारे एनायंस सोडियम के साथ जुड़कर सॉल्ट्स बना रहे हैं, और इनके नाम देखिए कितने सीधे हैं। सल्फेट से बना सोडियम सल्फेट, सल्फाइड से बना सोडियम सल्फाइड। सेम चीज फॉस्फेट और फॉस्फाइड के साथ भी हो रही है। ठीक है, अब जब आप बेसिक समझ चुके हैं तो चलिए थोड़ा लेवल अप करते हैं और हैलोजन फैमिली के नेमिंग पैटर्न्स को देखते हैं। इसमें थोड़ी और डिटेल है, पर इसके पीछे का लॉजिक बिल्कुल वही है जो हमने अभी सीखा। हम एग्जाम्पल के लिए क्लोरीन फैमिली को लेते हैं। हम शुरू करेंगे क्लोरेट से, यानी ClO3-। इसको हम अपना बेस मान लेते हैं। अगर इससे एक ऑक्सीजन कम हो यानी ClO2-, तो ये बन जाता है क्लोराइड। अब अगर हमारे क्लोरेट बेस से एक ऑक्सीजन ज्यादा हो ClO4-, तो हम प्रीफिक्स पर लगाते हैं और ये बन जाता है परक्लोरेट। और अगर क्लोराइड से भी एक ऑक्सीजन कम हो यानी सिर्फ ClO, तो हम प्रीफिक्स हाइपो लगाकर इसे हाइपोक्लोराइड कहते हैं। और सबसे अच्छी बात,
यही सेम पैटर्न दूसरे हैलोजेंस जैसे कि ब्रोमीन और आयोडीन के लिए भी काम करता है। मतलब एक बार आपने क्लोरीन का पैटर्न सीख लिया तो समझ लीजिए आपने ब्रोमीन और आयोडीन का भी सीख लिया। पर ब्रोमेट से लेकर हाइपोब्रोमेट तक बिल्कुल वही हायरार्की चलती है। तो अभी तक हमने देखा कि ऑक्सीजन एटम्स का नंबर बदलने से नाम कैसे बदलता है, पर क्या होगा जब हम एक बिल्कुल अलग एलिमेंट जैसे हाइड्रोजन को किसी आयन में ऐड करते हैं। इसके लिए भी एक सिंपल सा मॉडिफिकेशन रूल है। यहाँ रूल बहुत सीधा सा है। जब आप एक हाइड्रोजन आयन यानी H+ ऐड करते हैं तो पॉलीएटॉमिक आयन का ओवरऑल चार्ज +1 से बढ़ जाता है। जैसे कि कार्बोनेट जिसका चार्ज 2- है, H+ ऐड करने पर हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है और इसका नया चार्ज सिर्फ 1- रह जाता है। सिंपल सा मैथ है। ये रहे कुछ और एग्जाम्पल्स। सल्फेट यानी SO4 2- बन जाता है हाइड्रोजन सल्फेट HSO4-। और फॉस्फेट के साथ जिसका चार्ज 3- से शुरू होता है, आप 1 या 2 हाइड्रोजन भी ऐड कर सकते हैं। जब आप 2 ऐड करते हैं तो हम प्रीफिक्स डाई यूज करते हैं और इसे डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट कहते हैं। ठीक है, अब जब हमने सारे रूल्स और मेजर एक्सेप्शंस कवर कर लिए हैं तो अब वक्त है आपकी नॉलेज को टेस्ट करने का। चलिए देखते हैं आपको कितना याद है। क्या आप एक पॉलीएटॉमिक आयन मास्टर बनने के लिए तैयार हैं? पहला सवाल, फॉस्फाइड का फॉर्मूला क्या है? थोड़ा सोचिए, वो मेन रूल याद कीजिए, 8 वर्सेस 8। सही जवाब है PO3 3-। इसका बेस आयन फॉस्फेट होता है PO4 3-। 8 एंडिंग का मतलब है एक ऑक्सीजन कम, जिससे हमें मिलता है PO3 3-। ध्यान दीजिए चार्ज वही रहता है। ठीक है, अब एक थोड़ा मुश्किल सवाल। परब्रोमेट का फॉर्मूला क्या है? इसके लिए आपको हैलोजन वाला नेमिंग पैटर्न यूज करना होगा जो हमने डिस्कस किया था। और सही जवाब है BrO4-। इसका बेस हैलोजन आयन ब्रोमेट है BrO3-। पर प्रीफिक्स का मतलब होता है 8 फॉर्म से एक ऑक्सीजन ज्यादा, तो इससे हमें मिलता है BrO4-। और अब आखिरी चैलेंज, HSO3- का नाम क्या है? इसके लिए आपको आज सीखे हुए 2 अलग अलग रूल्स को जोड़ना पड़ेगा। सोचिए इसके बारे में। अब आपके पास वो सारे टूल्स हैं जिससे आप ये पता लगा सकते हैं। इन नामों को प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस में तोड़कर आप लगभग हर पॉलीएटॉमिक आयन को डिकोड कर सकते हैं। अब ये सिस्टम आपका है मास्टर करने के लिए। तो चलिए आज केमिस्ट्री के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को मास्टर करते हैं, केमिकल फॉर्मूले लिखना। तो सबसे पहला सवाल, ये केमिकल फॉर्मूला आखिर है क्या चीज? वेल, इसको आप एकदम सिंपल तरीके से समझो। ये किसी भी कंपाउंड का ना एक तरह से रेसिपी कार्ड है। हाँ, ये हमें बिल्कुल साफ साफ बताता है कि उस कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं और हाँ, हर एलिमेंट के कितने एटम्स जुड़कर उसे बना रहे हैं। अच्छा, तो आप फॉर्मूला लिखना है, पर शुरू कहां से करें? देखो, आपको बस 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी। नंबर 1, एलिमेंट्स के सिंबल्स। जैसे आप जानते हैं हाइड्रोजन के लिए हम H यूज करते हैं। और नंबर 2, जो कि सबसे जरूरी है, वो है उनकी वैलेंसी। वैलेंसी को हम कंबाइनिंग कैपेसिटी भी बोलते हैं। और सच कहूं तो इस पूरे पजल का सबसे इंपॉर्टेंट पीस। पर अभी भी सबसे बड़ा सवाल तो वही है, हाउ डू वी एक्चुअली नो कि एक एलिमेंट के कितने एटम्स दूसरे एलिमेंट के कितने एटम से कंबाइन करेंगे? ऐसा क्या है कि हाइड्रोजन के 2 एटम्स ही ऑक्सीजन के 1 एटम से जुड़ते हैं? वेल, इसका आंसर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में छिपा हुआ है। इस कॉन्सेप्ट को आसानी से समझने के लिए एक सिंपल सी एनालॉजी लेते हैं। इमेजिन कीजिए एक ऑक्टोपस है जिसके 8 आर्म्स हैं और एक ह्यूमन है जिसके 2 आर्म्स हैं। तो एक ऑक्टोपस कितने ह्यूमंस को पकड़ सकता है? इट्स सिंपल, राइट? 4 ह्यूमंस। एग्जैक्टली यही आइडिया, ये कंबाइनिंग कैपेसिटी वाला कॉन्सेप्ट एलिमेंट्स के साथ भी अप्लाई होता है। और इसी कंबाइनिंग कैपेसिटी को साइंस की लैंग्वेज में कहते हैं वैलेंसी। सो प्लीज रिमेंबर, वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। टेक्निकली ये वो नंबर है जो बताता है कि एक एटम जब केमिकल बॉन्ड बना रहा हो तब वो कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है, गेन कर सकता है या शेयर कर सकता है। एंड बाय द वे, ये डेफिनेशन एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से लर्न कर लीजिए। ओके, सो केमिकल फॉर्मूला लिखने से पहले कुछ फंडामेंटल रूल्स हैं जिन्हें फॉलो करना पड़ता है। फर्स्ट, वैलेंसीज हमेशा बैलेंस्ड होनी चाहिए ताकि कंपाउंड ओवरऑल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो। सेकेंड, मेटल या जो पॉजिटिव आयन है उसका सिंबल हमेशा पहले लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वी ऑलवेज राइट NaCl नॉट ClNa, तो नॉन मेटल या नेगेटिव आयन बाद में आता है। और हाँ, पॉलीएटॉमिक आयंस के लिए ब्रैकेट्स यूज होते हैं जिसे हम आगे डिटेल में देखेंगे। तो अब एक्चुअल फॉर्मूला लिखेंगे कैसे? इसके लिए एक बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव टूल है
द क्रिस क्रॉस मेथड। इसके 4 इजी स्टेप्स हैं। स्टेप 1, दोनों एलिमेंट्स के सिंबल्स साइड बाय साइड लिखिए। स्टेप 2, उनके ठीक ऊपर उनके वैलेंसी लिखिए। स्टेप 3, आप वैलेंसीज को क्रिस क्रॉस करके ऑपोजिट एलिमेंट के बॉटम राइट में एज अ सबस्क्रिप्ट लिख दीजिए। और फाइनली स्टेप 4, फाइनल फॉर्मूला लिख दीजिए चार्जेस को इग्नोर करके। चलिए इसको ट्राई करके देखते हैं। Let's start with a really simple example. Hydrogen chloride. So, following steps 1 and 2, हमने हाइड्रोजन का सिंबल H और क्लोरीन का सिंबल Cl लिखा। फिर उनके ऊपर उनकी वैलेंसीज लिखी, जो इस केस में दोनों की 1 है। अब आते हैं स्टेप 3 पर। हम वैलेंसीज को क्रिस क्रॉस करेंगे। हाइड्रोजन के नीचे क्लोरीन की वैलेंसी यानी 1 आएगी और क्लोरीन के नीचे हाइड्रोजन की वैलेंसी यानी 1 आएगी। तो फॉर्मूला बना H1Cl1। बट हियर्स अ की रूल इन केमिस्ट्री, सबस्क्रिप्ट 1 कभी नहीं लिखते, इट्स ऑलवेज अंडरस्टूड। तो इसका फाइनल फॉर्मूला हुआ HCl। ऑलराइट, नेक्स्ट एग्जांपल, हाइड्रोजन सल्फाइड। यहाँ पर हाइड्रोजन की वैलेंसी है 1 और सल्फर की वैलेंसी है 2। तो जब हम क्रिस क्रॉस करते हैं तो सल्फर की वैलेंसी 2 हाइड्रोजन के नीचे एज ए सबस्क्रिप्ट आ जाती है और हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 सल्फर के नीचे। सो वी गेट H2S1। और जैसा हमने सीखा 1 को हम नहीं लिखते, सो द फाइनल फॉर्मूला इज H2S। देखा, अब आपको स्लोली समझ आ रहा होगा कि वाटर H2O में 2 क्यों होता है। चलिए एक और एग्जाम्पल ट्राई करते हैं। अल्यूमिनियम ऑक्साइड। यहाँ पर अल्यूमिनियम की वैलेंसी है 3 और ऑक्सीजन की वैलेंसी है 2। फिर से हम सेम क्रिस क्रॉस मेथड अप्लाई करेंगे। एल्यूमिनियम के नीचे ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 आएगी और ऑक्सीजन के नीचे एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3। इस तरह से द फाइनल फॉर्मूला बिकम्स Al2O3। इट्स दैट सिंपल। अब एक स्पेशल केस देखते हैं, इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल है कैल्शियम ऑक्साइड। यहाँ कैल्शियम की वैलेंसी भी 2 है और ऑक्सीजन की वैलेंसी भी 2, दोनों सेम है। सो क्रिस क्रॉस करने पर हमें क्या मिलेगा? Ca2O2। लेकिन यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल अप्लाई होता है। जब भी सबस्क्रिप्ट्स का कोई कॉमन फैक्टर हो तो हम उन्हें हमेशा सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ 2 और 2 दोनों 2 से डिवाइड हो सकते हैं, राइट? सो वी सिंप्लीफाइड और फाइनल फॉर्मूला बनता है CaO। ओके, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप। हमेशा सबस्क्रिप्ट्स को उनके सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में ही लिखना है। अगर आप एग्जाम में Ca2O2 लिख कर आएंगे तो आई गारंटी यू आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। द करेक्ट एंड फाइनल फॉर्मूला इज CaO। अब हम आते हैं पॉलीएटॉमिक आयंस पर। नाउ व्हाट आर दीज? बेसिकली ये एटम्स के ग्रुप्स होते हैं जो एक सिंगल यूनिट की तरह बिहेव करते हैं और उन पर एक फिक्स चार्ज होता है। जैसे इन सोडियम नाइट्रेट, सोडियम Na एक सिंपल आयन है जिसकी वैलेंसी 1+ है और नाइट्रेट NO3 एक पॉलीएटॉमिक आयन है जिसकी वैलेंसी 1- है। Guess what? The rule is exactly the same. क्रिस क्रॉस करने पर Na के नीचे 1 आएगा और पूरे NO3 ग्रुप के नीचे भी 1। और क्योंकि सबस्क्रिप्ट 1 है इसलिए हमें यहाँ ब्रैकेट्स की जरूरत नहीं है। The formula is simply NaNO3. Okay, our last example for today is calcium hydroxide. यहाँ पर कैल्शियम Ca की वैलेंसी 2+ है और हाइड्रोक्साइड यानी OH जो एक पॉलीएटॉमिक आयन है उसकी वैलेंसी 1- है। क्रॉस करने पर कैल्शियम के नीचे 1 आएगा और OH ग्रुप के नीचे 2 आएगा। अब यहाँ पर ब्रैकेट्स यूज करना एब्सोल्युटली एसेंशियल है। हम इसे CaOH होल ट्वाइस लिखेंगे। ये 2 पूरे OH ग्रुप के लिए है, ऑक्सीजन के लिए भी और हाइड्रोजन के लिए भी। अगर हमने ब्रैकेट्स नहीं लगाए और गलती से CaOH2 लिख दिया तो ये कंप्लीटली रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब होगा सिर्फ 2 हाइड्रोजन एटम्स, नॉट 2 OH ग्रुप्स। और ये रहा एक और मेजर एग्जाम टिप। जब भी किसी पॉलीएटॉमिक आयन का सबस्क्रिप्ट 1 से ज्यादा हो तो यू मस्ट यूज ब्रैकेट्स, नो एक्सेप्शंस। ये एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जहां स्टूडेंट्स अक्सर मार्क्स लूज करते हैं। सो प्लीज ब्रैकेट्स का यूज हमेशा याद रखें। You know, an interesting fact is that chemical formulae are actually a universal language. एक साइंटिस्ट चाहे इंडिया में हो, जापान में या ब्राजील में, H2O का मतलब सबके लिए वाटर ही होता है। It's a way of communication that connects the entire world of science. लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल जहां दोनों ही पॉलीएटॉमिक है। अमोनियम सल्फेट। यहां हमारे पास है अमोनियम यानी NH4 जिसकी वैलेंसी है 1 और सल्फेट यानी SO4 जिसकी वैलेंसी है 2। अब क्रॉसओवर मेथड यूज करो।
सल्फेट की वैलेंसी 2 अमोनियम के पास जाएगी। क्योंकि अमोनियम एक ग्रुप है, हम उसे ब्रैकेट्स में डालेंगे NH4 ट्वाइस, राइट। और अमोनियम की वैलेंसी 1 सल्फेट के पास जाएगी, जिसे हमें लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमारा फाइनल फॉर्मूला बन जाता है NH4 ट्वाइस SO4। तो चलिए एक क्विक रिकैप कर लेते हैं कि हमने आज क्या क्या सीखा। की टेकअवेज। पहली बात, केमिकल फॉर्मूला हमें बताता है कि कंपाउंड में क्या क्या है और कितना है। दूसरी बात, वैलेंसी ही वो मास्टर की है जिससे एटम्स का नंबर डिसाइड होता है। तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर पॉलीएटॉमिक आयन एक से ज्यादा हो तो ब्रैकेट लगाना मत भूलना। और आखिरी बात, हमेशा फॉर्मूला को उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में ही लिखना है। बस ये 4 चीजें याद रखो एंड यू आर गुड टू गो। मॉलिक्यूलर मास वर्सेस फॉर्मूला यूनिट मास। ये तो ऐसे टर्म्स हैं जिसमें सच कहूं तो काफी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, बट डोंट वरी, आज इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये अ टेल ऑफ टू मासेस। सो यहां पर सबसे बड़ा सवाल तो यही है, राइट? हमें 2 अलग अलग टर्म्स की जरूरत ही क्यों है, मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला यूनिट मास, जबकि ये देखने में एक जैसे ही लगते हैं। आई मीन इनका कैलकुलेशन का तरीका भी तो ऑलमोस्ट सेम है, तो फिर ये 2 अलग नाम क्यों? और ये बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है। इसका आंसर सरप्राइजिंगली कैलकुलेशन में है ही नहीं। जवाब छुपा है सब्सटेंस के नेचर में। हाँ, मतलब वो सब्सटेंस आखिर बना कैसा है, उसका फंडामेंटल स्ट्रक्चर क्या है। बस यही एक चीज डिसाइड करती है कि हम कौन सा टर्म इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो अब आते हैं मेन पॉइंट पर, मॉलिक्यूल्स वर्सेस क्रिस्टल लैटिसेस। यही है इनके बीच का फंडामेंटल डिफरेंस। चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। देखिए, बेसिकली 2 तरह के कंपाउंड्स होते हैं, कोवैलेंट और आयोनिक, और इनके बीच का जो सबसे बड़ा, सबसे क्रूशियल डिफरेंस है वो स्क्रीन पर है। कोवैलेंट कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं एज इंडिविजुअल डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स। सोच लीजिए, अलग अलग आजाद यूनिट्स। लेकिन आयोनिक कंपाउंड्स नो वे, वो सिंगल मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते ही नहीं है। चलिए कोवेलेंट कंपाउंड्स के बारे में बात करते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल है पानी यानी H2O। आप इमेजिन कीजिए, पानी का हर एक मॉलिक्यूल एक अलग सेल्फ कंटेन्ड यूनिट है, बिल्कुल आजाद। इसलिए हम बड़े आराम से एक H2O मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स काउंट कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, सिंपल राइट? पर जब बात आती है आयोनिक कंपाउंड्स की, जैसे अपना कॉमन सॉल्ट NaCl, तो यहां स्टोरी पूरी तरह बदल जाती है। यहां कोई सिंगल मॉलिक्यूल जैसी चीज होती ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो एक जायंट रिपीटिंग 3D स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक जाल जैसा, जिसे हम कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। तो इसलिए यहां हम मॉलिक्यूल वर्ड यूज कर ही नहीं सकते। हम सिर्फ उसके आयंस के सिंपलेस्ट रेशियो की बात कर सकते हैं। दैट्स इट। ओके, सो अब जब हमने इनके नेचर का डिफरेंस समझ लिया है, तो अब टाइम है इनकी एक्चुअल डेफिनेशंस को देखने का। सो डिफाइनिंग द टर्म्स, व्हाट द नेम्स रियली मीन। तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास डेफिनेशन को ध्यान से देखिए। इट्स द सम ऑफ द एटॉमिक masses ऑफ ऑल द एटम्स इन अ, एंड हियर्स द कीवर्ड, सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस। बस यही सिंगल मॉलिक्यूल वाला पार्ट सबसे जरूरी है, इसको दिमाग में रखिएगा। और अब आते हैं फॉर्मूला यूनिट मास पर। इसकी डेफिनेशन है द सम ऑफ द एटॉमिक masses ऑफ ऑल एटम्स इन अ फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ कंपाउंड। देखा, यहां पर मॉलिक्यूल नहीं, फॉर्मूला यूनिट है। और ये फॉर्मूला यूनिट क्या है? एग्जैक्टली वही सिंपलेस्ट रेशियो जिसके बारे में हमने आयोनिक कंपाउंड्स के लिए बात की थी। सी, इट ऑल कनेक्ट्स। ये टेबल आई थिंक सारे कंफ्यूजन को एक झटके में क्लियर कर देगा। चलिए इसको ब्रेक डाउन करते हैं। पॉइंट 1, यूज्ड फॉर मॉलिक्यूलर मास कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए हैं, जैसे H2O। क्यों? क्योंकि उनके डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं, सिंपल। दूसरी तरफ फॉर्मूला यूनिट मास है आयनिक कंपाउंड्स के लिए, जैसे NaCl। क्यों? क्योंकि यहां डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट नहीं करते, यहां सिर्फ आयंस का एक रेशियो होता है। दैट्स द होल स्टोरी राइट देयर। ठीक है, काफी थ्योरी हो गई, राइट? अब चलते हैं प्रैक्टिकल पार्ट पर। कैलकुलेशंस इन एक्शन। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ वाटर, H2O। हम इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे। पहले एटम्स आइडेंटिफाई करते हैं। एक मॉलिक्यूल में क्या है? 2 हाइड्रोजन एटम्स और 1 ऑक्सीजन एटम। ठीक है, अब इनके एटॉमिक मासेस। हाइड्रोजन का है 1U, ऑक्सीजन का है 16U। तो कैलकुलेशन क्या होगा? सिंपल मैथ्स, 2 times 1U plus 1 times 16U and the result is 18U। इजी पी। अब नेक्स्ट एग्जांपल, सोडियम क्लोराइड NaCl। यहां हम क्या निकालेंगे? फॉर्मूला यूनिट मास। अगेन स्टेप 1, एटम्स आइडेंटिफाई करो। एक सोडियम है, एक क्लोरीन है। उनके एटॉमिक मासेस, सोडियम का है 23U और क्लोरीन का 35.5U। अब इनको ऐड कर दो। 1 times 23U
प्लस 1 टाइम्स 35.5u, रिजल्ट 58.5u। आपने नोटिस किया, कैलकुलेशन का मेथड बिल्कुल सेम है, फर्क सिर्फ टर्न में है, क्योंकि NaCl एक आयोनिक कंपाउंड है। एंड दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट। ये जो 58.5u है ना, ये एक NaCl मॉलिक्यूल का मास नहीं है। लेट मी रिपीट, ये मॉलिक्यूल का मास नहीं है, ये उसके एक फॉर्मूला यूनिट का मास है। क्यों? क्योंकि जैसा हमने सीखा, NaCl इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करता। दिस इज द की। तो इतना सब कुछ याद कैसे रखा जाए, एग्जाम्स में कैसे अप्लाई करें? वेल, इसके लिए एक गोल्डन रूल है। लेट्स लुक एट दिस सिंपल रूल, योर की टेक अवे। देखिए, रूल बहुत सिंपल है। आपको बस खुद से एक सवाल पूछना है। पहला, इज द सब्सटेंस मेड ऑफ डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स, जैसे H2O या CO2? अगर आपका आंसर है यस, तो आप यूज करेंगे मॉलिक्यूलर मास, सिंपल। और अगर सवाल है इज द सब्सटेंस एन आयोनिक कंपाउंड, जैसे कि NaCl या MgO, अगर इसका आंसर यस है, तो आप यूज करेंगे फॉर्मूला यूनिट मास। दैट्स इट, इट्स दैट सिंपल।